तो नेटवर्क्स को समझाने के लिए मैं अपनी एक स्लाइड ओपन करता हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेफिनेशन देख रहा था, कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कम्युनिकेशन ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस या कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर डिवाइसेस। तो देखिए आपकी डेफिनेशन इसमें आती थी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेटवर्किंग की, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, नेटवर्किंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 कनेक्टिविटी, नंबर 2 कम्युनिकेशन। अब जब कमेंट्स में आप कुछ स्टूडेंट्स मुझे डेफिनेशन लिख रहे थे, वो कुछ यूं डेफिनेशन कर रहे थे, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। ये सबसे पहली आपकी डेफिनेशन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी। अब डेफिनेशन आपने कुछ ऐसे करनी है, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस। अब मेरी डेफिनेशन में ये बात कहीं भी नहीं है कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 पीसीस या कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 स्विचेस, ठीक है। मेरी डेफिनेशन बहुत जेनेरिक है। मेरी डेफिनेशन है कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस। इसका मतलब है कि आपकी जो डिवाइस है वो कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी योर पीसी, इट कैन बी योर मॉडेम्स, इट कैन बी योर स्विचेस, इट कैन बी योर राउटर्स, इट कैन बी योर फायरवॉल्स, इट कैन बी योर एनीथिंग। तो आपने सिर्फ इस चीज पे नहीं रहना कि कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। ये डेफिनेशन कंप्लीटली गलत है। सेकंड क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ इतनी डेफिनेशन की कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स या डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क्स, ठीक है। तो आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क्स की आधी डेफिनेशन है और ये नेटवर्क्स की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती। सो अगली लाइन क्या होनी चाहिए, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ताकि वो डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब इस डेफिनेशन में अगेन रिपीट करूंगा, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कनेक्टिविटी एंड नंबर 2 कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी बेस करती है हमारी हार्डवेयर पे और कम्युनिकेशन बेस करती है हमारी सॉफ्टवेयर पे। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ। आपके पास 2 पीसी हैं, एक का नाम है पीसी ए और दूसरे का नाम है पीसी बी। अब आप दोनों ने इनको कनेक्ट करवाना है, आप कैसे करवाएंगे? आप डेफिनेटली कोई ना कोई केबल यूज करेंगे दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। आप ईथरनेट या कैट6 केबल जिसको आप बोलते हो, अब वो केबल यूज करेंगे, एक अपने पीसी 1 में लगा दी, एक अपने पीसी 2 में लगा दी। ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी है, अभी कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट नहीं हुई। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है। कम्युनिकेशन बेस करती है हमारी सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे आपके व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम आप लगा लें, तो जितनी भी कम्युनिकेशन है वो टोटली डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर और कनेक्टिविटी डिपेंड करती है हार्डवेयर के ऊपर। अब मैं आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैं नेटवर्क की डेफिनेशन कुछ ऐसे करूं, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो काइंडली मुझे बताएं क्या ये मेरी डेफिनेशन ठीक होगी या गलत होगी? मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो काइंडली मुझे बताइएगा क्या ये मेरी डेफिनेशन ठीक होगी या रॉन्ग होगी? आई थिंक मुझे हाँ सही होगी, यस करेक्ट डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक होगी। अब कैसे ठीक होगी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब मेरी बात सुने, मैंने क्या किया, एक पीसी ए लिया और पीसी बी लिया। मैं आपको पेंट के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये मेरा पीसी ए है और ये मेरा पीसी बी है। ये बड़ा छोटा बन गया, खैर हम तो सिर्फ समझेंगे। और ये मेरा पीसी है, ये पीसी बी है। अब मैंने इन 2 पीसीस को कनेक्ट कर दिया वाया केबल। ये आपकी कैट6 की केबल है जिसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये आपकी कॉपर डैमेज है या कैट6 की केबल डैमेज है, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर ले? ठीक है, मैं अभी वायरलेस की बात नहीं करूंगा, अभी सिर्फ यही समझे कि कनेक्टिविटी जो मीडिया हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉपर केबल है। अगर ये कॉपर डैमेज है या केबल टूटी हुई है, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि पीसी1 पीसी2 के साथ कम्युनिकेशन कर ले? तो डियर एक बात याद रखो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि पीसी1 पीसी2 से कम्युनिकेट कर ले। सो विदाउट हार्डवेयर पीसी1 पीसी2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अगर ये भी बात याद रखें, अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो आपकी नेटवर्क्स की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती। नेटवर्क्स में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, नंबर 1 कनेक्टिविटी, नंबर 2 कम्युनिकेशन। तो अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो नेटवर्क नहीं होगा, तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगी। ये बात बहुत क्लियर है। सेकंड पॉइंट आपकी, अब सॉफ्टवेयर मैंने तो बता दिया, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अब सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये केबल बिल्कुल ठीक है, टूटी हुई नहीं है, ठीक है। अब इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, या कह लें आपकी विंडोज ही नहीं है, ठीक है, इस सिस्टम में विंडोज नहीं है।
और इस सिस्टम में विंडोज है, सपोज कर लें, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट कर लेगा विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम PC1 PC2 से कम्युनिकेट कर ले। तो एक बात बहुत अच्छे से हमें समझ आ गई कि नेटवर्क के लिए हमारे पास हार्डवेयर का होना भी बहुत जरूरी है। ये राइटिंग बस ऐसी है, ये चेक कर लीजिएगा। और सॉफ्टवेयर का होना भी बहुत जरूरी है। तो विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्क का वजूद पॉसिबल नहीं है। तो मेरी डेफिनेशन भी ऐसे ही है, नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर दोनों में से एक चीज भी नहीं होगी तो हमारा जो है नेटवर्क्स नहीं बनेगा। एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, जो कनेक्टिविटी बेस करती है आपका कॉपर मीडिया या कुछ भी मीडिया, वो हार्डवेयर बेस होती है, और जो कम्युनिकेशन बेस करती है वो सॉफ्टवेयर बेस करती है। ठीक है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं 2 मिनट वेट करूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं होगा देन हम नेक्स्ट चलेंगे। हाँ ठीक है, बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, आपका हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है, आपका सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर में आपकी कॉपर केबल आ जाती है। अच्छा, ये एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स इस बात में भी बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, वो नेटवर्क की डेफिनेशन ऐसे कर देते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ कॉपर केबल। वो सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ कॉपर केबल के जरिए जो कनेक्टिविटी होगी वही होगी। तो आपका जो कनेक्टिविटी का मीडिया है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ADSL, इट कैन बी VDSL, इट कैन बी MPLS, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वायरलेस आपके कुछ भी सोल्यूशन हो सकते हैं। आप में से कल एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे MPLS VPN क्या होता है। ठीक है, आई थिंक उनका रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो वो मुझसे पर्सनल मैसेज कर दें, उन्हें मैं बता दूंगा कि MPLS VPN क्या होता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसका आपने कैसे डिफेंड करना है। ठीक है, आई बिलीव कि ये क्लियर है। अब आपको मैंने बताया कि व्हाट इज CCNA। ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आपको दरमियान वाले लफ्ज की तो समझ आ गई कि नेटवर्क क्या होता है। अब मैं डिफेंड करूंगा कि व्हाट इज सिस्को सर्टिफाइड। तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि सिस्को क्या होता है। ठीक है, तो सिस्को के लिए मेरी स्लाइड्स हैं ये, या सो व्हाट इज सिस्को। सिस्को की मैं डेफिनेशन कुछ ऐसे करूंगा, सिस्को इज द पायनियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द डिवाइसेस, routers, switches, firewall which are used in networking and Cisco based in USA। तो सिस्को एक ऐसा इदारा है जो कि राउटर्स बनाती है, स्विचेस बनाती है, फायरवॉल्स बनाती है। तो जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है इस टाइम सिस्को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों को किसी को पता या नहीं पता, लेकिन स्विचेस जो है ये सिस्को की एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले एक कंपनी थी कैटलिस्ट के नेम से जिसने स्विचेस बनाने शुरू किए थे। देन सिस्को ने उस कंपनी को बाय कर लिया था एंड सिस्को ने उस स्विचेस को नाम दे दिया सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस। अगर आप में से कोई नेटवर्क इंजीनियर है या कोई भी आईटी की जॉब कर रहा है और उसके पास सिस्को के स्विचेस यूज हो रहे हैं तो आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है कैटलिस्ट स्विचेस। तो कैटलिस्ट इज द फर्स्ट कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स द स्विचेस। ठीक है, तो इसी तरह फायरवॉल भी सिस्को की एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। एक कंपनी थी पिक्स के नेम से जो कि फायरवॉल बनाती थी, तो सिस्को ने उससे भी बाय कर लिया एंड उसको नाम दे दिया सिस्को पिक्स फायरवॉल। खैर आजकल जो सिस्को की फायरवॉल चल रही है वो ASA चल रही है, अडॉप्टिव सिक्योरिटी एप्लायंसेस। ठीक है, सिस्को की एक फायरवॉल है, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप सिस्को की फायरवॉल यूज करें। आपके पास अगर आप गार्टनर की रिपोर्ट देखें, आप गूगल करिएगा गार्टनर रिपोर्ट्स फॉर फायरवॉल्स, तो आप देखेंगे कि FortiGate, चेक पॉइंट, ये फायरवॉल सबसे इस टाइम बेस्ट आ रही है। ठीक है, आई पर्सनली रिकमेंड कि FortiGate फायरवॉल अच्छी है। अब चेक पॉइंट फायरवॉल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसे चेक पॉइंट फायरवॉल को कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं इनफैक्ट ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आपकी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो कि चेक पॉइंट यूज़ कर रही है, सिवाय बैंकिंग सेक्टर के, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने नेटवर्क्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है। ठीक है, तो अभी खैर इस डिटेल में तो नहीं हम जाएंगे फायरवॉल कौन सी है, फायरवॉल्स बाद की बात है। लेकिन जो सिस्को की फायरवॉल है आपको पता होनी चाहिए कि सिस्को अपनी फायरवॉल को ASA बोलता है, स्टैंड फॉर अडॉप्टिव सिक्योरिटी एप्लायंसेस। ठीक है, तो सिस्को का आपको समझ आ गया कि सिस्को एक अदारा है जो कि राउटर्स बनाता है, स्विचेस बनाता है, फायरवॉल्स बनाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि नेट अकेड क्या है। ठीक है, जिसमें आपको इनरोल किया गया है नेट अकेड। तो नेट अकेड क्या है? नेट अकेड एक नेटवर्किंग अकेडमी है। अब सिस्को ने क्या किया, सिस्को के इंजीनियर्स ने राउटर्स बनाना शुरू कर दिए, स्विचेस बनाना शुरू कर दिए, फायरवॉल्स, IPS, IDS, एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है, कंट्रोलर्स, सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब सोचें कि सिस्को ने तो ये बनाना शुरू कर दिया, अब सिस्को लोगों तक कैसे पहुंचाएगा कि इस डिवाइसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सिस्को के लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि इनको हम लोगों तक कैसे पहुंचाए कि हम इन डिवाइसेस को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। तो सिस्को ने एक अदारा बनाया नेट अकेड के नेम से, जिसपे हजारों इंस्टीट्यूट से रजिस्टर हुए, जिसमें से इस्लामी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट भी एक कंपनी थी
जिसने सिस्को के साथ एफिलिएशन की एंड रजिस्टर हुए। आज इस टाइम जो आप कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं वही यूएस में कोर्स कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, पूरी वर्ल्ड वाइड इसी कोर्स कंटेंट को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपने ये देखना है कि नेटअकैड एक अदारा है जो कि सिस्को ने बनाया ताकि वो लोगों को टीच कर सके कि हाउ टू मैनेज योर राउटर्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर योर राउटर्स, हाउ टू कॉन्फ़िगर योर फायरवॉल्स एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर एनी डिवाइस। लेकिन एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मार्केट में तो और सब बहुत सारे वेंडर्स हैं, सिस्को है हमारे पास, हवावे है हमारे पास, यूनिफाई है हमारे पास, रकस है, लेकिन इस टाइम हम सिस्को ही क्यों पढ़ रहे हैं? सो देयर आर सम अदर कंपनीज हैव स्टार्टेड टू प्रोडक्ट नेटवर्क डिवाइसेस लाइक एचपी, जूनिपर, IBM, हवावे, यूनिफाई एंड सम अदर्स। ठीक है, बहुत सारे वेंडर्स हैं, मैं सबके अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन वेंडर्स खत्म नहीं होंगे। बट सिस्को इज द फर्स्ट कंपनी विच गेव अ न्यू शेप टू दिस बिजनेस। अब वर्ल्ड वाइड में कहीं भी चले जाएं, वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं क्या आपके पास सर्टिफिकेशन है सिस्को की, CCNA। वो HCNA, नो डाउट HCNA भी अच्छी चीज है। अगर आप सिस्को का कोर्स कंटेंट एक्चुअल में बहुत ज्यादा है बाकी वेंडर्स की निस्बत, आप चाहे हवावे पढ़ ले, HCNA पढ़ ले या MTCNA पढ़ ले, माइक्रोटिक की एक सर्टिफिकेशन है वो पढ़ ले, लेकिन सिस्को का जो ओवरऑल कोर कॉन्सेप्ट है वो बहुत आउट क्लास है और बहुत ज्यादा है। अब बिलीव मी, अगर आप सिस्को का आउटलाइन पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए हवावे कॉन्फ़िगर करना, यूनिफाई कॉन्फ़िगर करना या जूनिपर की डिवाइसेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सिस्को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको सिस्को अच्छे से आता है तो बिलीव मी आपके लिए हवावे, यूनिफाई, रकस वगैरह कोई चीज नहीं है, बहुत इजीली आपको कवर अप हो जाएंगी। सो आई बिलीव कि आपको सिस्को समझ में आ गया, नेटअकैड समझ में आ गया एंड नेटवर्किंग समझ में आ गया। बट हमारी CCNA का एब्रिविएशन ये था सिस्को सर्टिफाइड। अब व्हाट इज सिस्को सर्टिफाइड? तो सिस्को सर्टिफाइड में आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि अभी तो आप ले रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है, सिस्को की 3 बुक्स होंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3। अभी हम बुक 1 चला रहे हैं। तो अगर आप बुक 1 के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, कंपलसरी नहीं होता, जो स्टूडेंट्स चाहे, जो स्टूडेंट्स अपना नेटवर्क्स में फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, मैं रिकमेंड उन्हें ये करूंगा कि वो लाजमी सिस्को का एग्जाम दे, जिसका कोर्स कोड होता है सिस्को 200-301। ठीक है, न्यू CCNA का कोर्स है। अगर आप वो इंडस्ट्रियल एग्जाम पास कर लेते हैं देन आपके साथ जो टैग लगता है वो सिस्को सर्टिफाइड हो जाते हैं आप। ठीक है, सॉरी, आप सिस्को सर्टिफाइड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन ये थी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अब व्हाट डू यू मेंट बाय एसोसिएट? एक ये लेवल्स आ जाते हैं, जैसे एसोसिएट लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है, एक्सपर्ट लेवल होता है एंड आर्किटेक्ट लेवल होता है। जैसे आप क्लासेस पढ़ते हैं, आप मैट्रिक पढ़ते हैं, फिर इंटरमीडिएट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमफिल करते हैं, फिर PhD करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास एसोसिएट लेवल होता है, देन CCNP आ जाता है जो हमारे पास प्रोफेशनल लेवल आ जाता है, फिर हमारे पास एक्सपर्ट लेवल हो जाता है एंड टॉप ऑफ द डेट हमारे पास इसको आर्किटेक्चर आ जाता है। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या इसका एग्जाम फ्री में होता है? नहीं, इसका एग्जाम फ्री में नहीं होता है। एक्चुअल में इसकी कॉस्ट है आई थिंक $300। शरिया सर कंफर्म करिएगा क्या इसकी कॉस्ट $300 है? यस सर, राउंड अबाउट, लेकिन इनको बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट्स को जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। $300 है। अगर आप अपने एग्जाम्स में 70% से प्लस सिक्योर करते हैं, जो कि बिलीव 70% कैसे सिक्योर करना है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको वेबसाइट भी बता दूंगा कि कहाँ से MCQs आएंगे, आपने कैसे आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो ये तो 100% श्योर है कि सब स्टूडेंट 70% से प्लस 4 ले लेंगे, तो आपको 58.5% का डिस्काउंट वाउचर मिलता है, जिसके पास इस एग्जाम की कॉस्ट रह जाती है $125। वो आप सलानी वेलफेयर को नहीं देंगे, वो आप पीयर्स एंड टेस्टिंग सेंटर को देंगे, वो आप सिस्को को देंगे, उसका सलानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप खुद जाएंगे एंड सिस्को का एग्जाम देंगे। जैसे आप सिस्को का एग्जाम दे देंगे आपके पास एक टैग लग जाएगा सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट OSI रेफरेंस मॉडल पे चलूंगा। आप स्टूडेंट में से कोई मुझे बता सकता है व्हाई वी नीड OSI रेफरेंस मॉडल? मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली इशू ये है कि मुझे आपके नेम्स नहीं शो हो रहे, सिर्फ मुझे फेसबुक यूजर शो हो रहा है, तो मैं बस यही बता सकता हूँ कि क्या होगा। यार देखो, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा क्या फायरवॉल सॉफ्टवेयर है? अब आप देखें कि फायरवॉल आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएगी, हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो विंडोज की फायरवॉल है ये आपकी इतनी पावरफुल नहीं होती कि आपके अटैक्स को ये डिफेंड कर सके। ठीक है, तो आपको हमेशा एक हार्डवेयर फायरवॉल लगानी पड़ेगी ताकि जो आपके एक्सटर्नल अटैक्स को बचाए। मतलब फायरवॉल का अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि आपकी जो एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है इंटरनल जोन में, उस ट्रैफिक को ब्लॉक करना।
हाँ, क्योंकि आप सीसीएनए का एग्जाम आप तब दोगे जब आपके पास डिस्काउंट वाउचर होगा। ये जरूरी नहीं है आप नेट अकेड की ट्रेनिंग करो, अगर आपके पास डिस्काउंट वाउचर नहीं होगा देन आपको पूरी $300 कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, $125 सेवंस के बाद रह जाएंगे, सॉरी डिस्काउंट के बाद रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रेफरेंस लेयर के बारे में क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं मुझे। 7 लेयर्स होती हैं। डियर सिस्को हार्डवेयर भी बनाता है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है, दोनों सोल्यूशन बनाता है। अभी सिस्को मिरेकी के बारे में अगर आपको पता हो तो चले मैं लेक्चर के एंड पे बताता हूँ कि हम क्या करें इस टाइम। मैं अपने कंप्लीट डिस्कस करूंगा, फिर शहरिया सर भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट ये है कि सिस्को हार्डवेयर भी बनाता है और सॉफ्टवेयर भी बनाता है। सैलानी वाले क्या करते हैं फिर? मुझे इस क्वेश्चन की आपकी समझ नहीं है, आप काइंडली जरा ब्रीफ करिएगा, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि सैलानी वाले क्या करते हैं। हार्डवेयर मीन्स क्या होते हैं, मैं अगर आपको दिखा सकूं। ठीक है, ये सिस्को ऐसे फायरवॉल। ठीक है, आपकी कुछ फायरवॉल ऐसी दिखती है हार्डवेयर टाइप की। ठीक है, ये आपकी फायरवॉल होती है इस तरह की, तो ये हार्डवेयर होता है। आपकी विंडोज की अपनी फायरवॉल भी होती है कि अगर मैं आपको दिखा सकूं फायरवॉल, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है। ठीक है, ये आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है। और इस तरह की जो फायरवॉल्स होती है डिब्बे वाली, ये आपकी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होती है। तो आप कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करते हो, अब आप लगाते हो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। अब ये भी नहीं है कि आपने फायरवॉल लगाई है और फायरवॉल लगा के आपने आराम से बैठ जाना है कि जी हमने फायरवॉल लगा दी अब हम सिक्योर हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो कि सिक्योर है। ठीक है, एक्सेप्ट डेड डिवाइस। एक डेड डिवाइस हमेशा सिक्योर डिवाइस होती है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं जो सिक्योर है। आइदर इट इज कनेक्टेड विद इंटरनेट और नॉट। भले आपकी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, फिर भी आपकी डिवाइस खतरे में है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करते कि फायरवॉल लगा के छोड़ देते हैं। हम अपने क्लाइंट एंड पे मुख्तलिफ किस्म के एंटीवायरसेस इंस्टॉल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के तो नहीं, खैर जो लेजिट एंटीवायरसेस होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने जो डिप्लॉयमेंट्स की हुई है वो कैस्परस्काई की हुई है, एंड सपोज का एंटीवायरस है, मैंने उसकी जो है टेस्टिंग की हुई है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कैस्परस्काई यूज किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ट्रायल वर्जन एंड क्रैक एंटीवायरस सॉल्यूशंस। जो ये होता है ये लाइसेंस बेस होता है, ये क्लाउड बेस होता है, इसके पूरी मैनेजमेंट होती है, आपको पूरे इसके लिए रूल्स लिखने पड़ते हैं, देन फिर आपको पता लगता है। खैर अगर हम एंटीवायरस की बहस में जाएंगे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी की बहस में जाएंगे, ये एक अलग से टॉपिक है, मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। ठीक है, खैर अब आप बहुत सारे लोगों देखें, फोर्स एक वेंडर है, जैसे सिस्को एक वेंडर है ना, इसकी भी अपनी फायरवॉल्स हैं। ये सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का एक वेंडर है। उमर फरूक कह रहे हैं आपने यूज किया है, लेकिन मैंने लाइसेंस यूज किया था, मैंने क्लाउड प्लस यूज किया था, क्योंकि इशू ये आ रहा था कि एक कंपनी ने अप्रोच किया था मुझे, जिस यूज कर रहे थे ऑफिस 365 एक्सचेंज की सर्विसेज। अब इशू इनका ये आ रहा था कि उनकी ईमेल जो है वो बार बार कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। ठीक है, देन उनको एक सोल्यूशन रिकमेंड किया था कैस्परस्काई का ऑफिस प्लस का लाइसेंस। उसकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो आई थिंक $28 पर यूजर पर ईयर पड़ रही है मुझे कॉस्ट ना उसकी। लेकिन जब से वो सोल्यूशन डिप्लॉय किया है, एंड सबसे जो मेजर बात है वो मैटर करती है आप रूल्स क्या लिखते हैं। अगर आप रूल्स इतने पावरफुल लिख देते हैं तो बिलीव मी आपकी जो हैकिंग के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। एनीवेज इस बहस में भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नेक्स्ट जाऊंगा कि अब बहुत सारे लोगों ने ओएसआई रेफरेंस लेयर की डेफिनेशन लिखी है। एक डेफिनेशन मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन विच इनेबल्स डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ही था, मेरा क्वेश्चन यू था व्हाई वी यूज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 साल की वैलिडिटी होती है, आपका जो सिस्को सर्टिफाइड का एग्जाम है वो 3 साल की वैलिडिटी के बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, एनीवेज लेट्स मूव। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बताया है कि मतलब इसमें इंक्रिप्शन भी होती है और वो ट्रबल शूटिंग यूज होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये। हाँ, वैसे ही अब मैं सर उसी को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई वी नीड ओएसआई रेफरेंस मॉडल। सर सबसे पहले ओएसआई रेफरेंस मॉडल समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम यूज ही क्यों करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो अब एक स्टोरी टाइम है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, माइट भी आपने स्टोरी सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन खैर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्टोरीज नहीं सुनी हुई। एक कंपनी थी एबीसी के नेम से, जैसे ये क्या करती है थी, ये यूजर्स का जो डाटा था वो रिकॉर्ड्स करती है। अब मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं सिर्फ अपना टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। तो एक कंपनी थी एबीसी के नेम से जो क्या करती थी, सिर्फ यूजर्स का जो डाटा थी वो मेंटेन करती थी। जैसे आपका नादरा है, नादरा क्या करता है, आपका डाटा मेंटेन करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंटेन करता है, आपका एनआईसी नेम करता है, आपका फुल नेम मेंटेन करता है, आपका फादर नेम मेंटेन करता है, और आपका एड्रेस मेंटेन करता है।
सॉरी। तो इसी तरह एक कंपनी थी एबीसी के नेम से जो कि यूजर्स का डाटा रिकॉर्ड कर देती थी। अब ऑब्वियसली इसने रजिस्टर्स वगैरह पे या कॉपी पेंसिल पे तो डाटा रिकॉर्ड करना है नहीं इतना ज्यादा। उसने क्या किया, उसने एक पीसी वन लिया, एचपी का पीसी था, ये उस दौर की बात है जिस दौर पे पीसी बहुत महंगे थे, और उस पीसी की कॉस्ट थी $500, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी ये थी कि सिर्फ और सिर्फ वो 500 यूजर्स का डाटा स्टोर कर सकता था, ठीक है। ये पीसीए की बात है, वेंडर एचपी है, $500 की कॉस्ट है, और सिर्फ 500 यूजर्स का डाटा स्टोर कर सकता था। अब हुआ ये कि कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया। अब एक वक्त ऐसा आया जबकि इसके यूजर्स की जो कैपेसिटी थी वो 500 यूजर से एक्सीड कर गई। अब पीसीए के लिए पॉसिबल नहीं है कि 500 से ज्यादा यूजर्स को क्या कर सके, मैनेज कर सके या उनका डाटा स्टोर कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और पीसी ले लिया सेम वेंडर का, सेम कॉस्ट का, और ये भी 500 यूजर्स को क्या कर सकता था, सपोर्ट कर सकता था या इनका डाटा स्टोर कर सकता था। अब क्योंकि अगर आपका जो भी क्लाइंट है वो पीसीए पे जाता है, ऑल तो उसका रिकॉर्ड पीसीबी पे पड़ा हुआ है, तो कुछ ऐसे नेटवर्क्स या सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि पीसीए से मैं सर्च करूं और पीसीबी का रिकॉर्ड उठ के इधर आ जाए, ठीक है। ये मतलब अगर आप डाटा सिंक का वर्ड समझते हैं तो ये सिंकिंग हो रही है दोनों के दरमियान में नेटवर्क्स के थ्रू। तो मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया और इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक हो रही थी, कोई मुझे इशू नहीं आ रहा था। अब किसी ने इनको मशवरा दिया कि यार तुम जो एचपी की डिवाइसेस लेते हो, तुम एचपी की डिवाइसेस ना लो, इसके दो आपको नुकसान होंगे। एक तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एचपी के जो पीसीस हैं वो बहुत महंगे हैं, और सेकंड इसका नुकसान ये है कि जो यूजर्स हैं स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है। किसी ने उनको मशवरा दे दिया कि आप क्या करो, आप डेल का सिस्टम ले लो, इसकी कॉस्ट $250 है और इसकी जो यूजर स्टोर करने की कैपेसिटी है वो 1000 है। अच्छा, कंपनी बड़ी खुश हुई, कंपनी ने क्या किया जी, $250 का उसने ले लिया एक पीसी और 1000 यूजर्स उसमें स्टोर कर रहे हैं। लेकिन मसला कब आया, मसला तब आया जब इनके दरमियान में नेटवर्क क्रिएट किया गया और कम्युनिकेशन नहीं हुई। पीसी ए के यूजर्स पीसी बी पे सिंक हो रहे थे, बी के यूजर पीसी ए पे सिंक हो रहे थे, लेकिन जो एचपी के पीसी से उनके यूजर्स डेल पे सिंक नहीं हो रहे थे, डेल के जो यूजर्स है वो पीसी ए पी पे सिंक नहीं हो रहे थे। अब ऐसा सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं था, ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ था। इस पे जो मुख्तलिफ कंपनियां थी वो सर पकड़ के बैठ गई कि अब क्या करना चाहिए। अब आप कॉस्ट भी आपने खर्च कर दी, पीसी भी ले लिया। अब जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इन्वेस्टिगेशन पे ये पता लगा कि जो डेल का पीसी है वो अलग स्क्रिप्ट पे लिखा गया और जो एचपी का पीसी है वो किसी अलग स्क्रिप्ट पे लिखा गया। अब दोनों स्क्रिप्ट डिफरेंट थी, दैट्स अ रीजन कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, इनका डाटा आपस में सिंक नहीं हो पा रहा। देन एक कंपनी थी आईएसओ, आईएसओ मैदान में आई। आईएसओ ने सबको बोला कि मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड बताती हूँ, तुम इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करो, फिर वो चाहे वेंडर एचपी हो या डेल हो या कोई भी हो, ठीक है। तुम एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करो, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तुम्हारी स्क्रिप्ट भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। एंड देन फिर जब तुम नेटवर्क से अपने पीसी कनेक्ट करोगे तुम्हें किसी भी किस्म के डाटा सिंक या कम्युनिकेशन की इशू नहीं आएगी। फिर आईएसओ मैदान में आई। OSI reference model, Open System Interconnection Reference Model is based on a proposal developed by ISO। तो ISO ने OSI रेफरेंस मॉडल दिया, उसने कहा कि तुम सब OSI रेफरेंस मॉडल को फॉलो करो, अगर तुम इस स्टैंडर्ड मॉडल को फॉलो करोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन भी स्मूथ होगी और तुम्हारा डाटा भी सिंक होगा। तो ये कुछ डिटेल्स है, ये मैं बोलूंगा तो नहीं, ये आप खुद नोट कर लें। 1984 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल ऑफिशियली 1984 में रहा। ये पहले सॉरी तो ऑफिशियली 1984 में हुआ। इस पे पहले काम होता रहा, जैसे एक मैथमेटिशियन से, आई थिंक ह्यूबर्ट, जो एक मैथमेटिशियन था, तो 1978 पे इसने क्या, और ये फ्रेंच था मेरे ख्याल से, ये कंफर्म कर लीजिएगा गूगल में, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था ह्यूबर्ट, तो इसने किया था 1978 में, इसने रॉ फॉर्मेट किया था, लेकिन ऑफिशियली 1984 में हुआ था, ठीक है। सो OSI एक्चुअल में क्या है, OSI इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये कोई फिजिकल मॉडल नहीं है जिसको आप हाथ लगा सके, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है डेट स्टैंडर्डाइज, जिसने पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि तुम इसी स्क्रिप्ट को यूज करो और इस स्क्रिप्ट को यूज करोगे तुम्हारी पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लॉजिकल लेयर्स होती हैं, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल लेयर बेस करता है, डिपेंड करता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इसकी 7 डिफरेंट लेयर्स है, तो इसको आप लेयर मॉडल भी कहते हैं, OSI रेफरेंस लेयर मॉडल, ठीक है। तो मैं अब वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कि व्हाई वी नीड OSI रेफरेंस मॉडल, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं इसका आंसर करके इसकी लेयर्स पे मूव ऑन कर दूंगा। आई बिलीव कि OSI रेफरेंस लेयर वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज में, आपके कॉलेजेस में
सही से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये नेटवर्क्स की जान है। अगर आप ओएसए रेफरेंस मॉडल नहीं पढ़ सकते तो आप बिलीव करें कि अगर आप ओएसए रेफरेंस लेयर मॉडल नहीं पढ़ेंगे, आप कभी भी ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते। और जो नॉलेज आपको ट्रबल शूटिंग से आता है वो आप कभी भी वो गेन नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा नॉलेज जो आता है वो आपको ट्रबल शूटिंग से आता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करें। नहीं, ये देखो, ओएसए रेफरेंस मॉडल सिस्को ने नहीं बनाया, आईएसओ एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। आईएसओ ने ये मॉडल बनाया था, ये सिस्को ने नहीं बनाया था। आईएसओ स्टैंडर्ड है, जैसे शहरियार सर ने कल भी आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से आईएसओ एक स्टैंडर्ड है। हाँ बिल्कुल, जो जो भी जितनी डिवाइसेस है ना, ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल को कर रही हैं। एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि क्या टीसीपी आईपी सूट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो टीसीपी आईपी सूट होता है वो एक्चुअल में फॉलो ओएसआई रेफरेंस लेयर मॉडल को ही करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड लेयर्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मुझे याद करवाइएगा तो मैं आपको यूज कराऊंगा। हाँ, आज कहीं भी चल जाए हर जगह ओएसआई रेफरेंस लेयर मॉडल ही यूज हो रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको ऐसे लगता है कि आपने एक एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, और एक के पास आईफोन है उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, आपने एंड्रॉयड से हाई लिख के भेजा, क्या कभी ऐसे हुआ है कि जो एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा है उसको वो हाई रिसीव ना हुआ हो, ठीक है। ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सब सब ओएसए रेफरेंस लेयर को फॉलो कर रहे हैं, एंड एक स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सारी डिवाइसेस बन रही है। डेट्स वाई के कभी भी आपको कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं आता। आ, नहीं, ओएसआई इस नेटवर्क लेयर नहीं है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। नेटवर्क लेयर एक लेयर का नाम है सिर्फ, ठीक है। 7 लेयर्स है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड है टीसीपी आईपी सूट, ठीक है। तो वो एक्चुअल में ओएसआई रेफरेंस लेयर का अपडेटेड वर्जन है, लेकिन उसके बैकएंड पे पूरे का पूरा ओएसआई रेफरेंस लेयर मॉडल है। तो आपको टीसीपी आईपी लिखने की या याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल। नहीं, अब हम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग तो नहीं पढ़ाएंगे, वो एक अलग कोर्स है, तो वो हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस कोर्स का वो पार्ट नहीं है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई रेफरेंस लेयर का एब्रीवेशन है। सो आई थिंक कि सबको क्लियर हो गया, तो हम नेक्स्ट जा रहे हैं। अगेन मैं आपके क्वेश्चंस रीड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी इस टाइम मेरे सामने स्लाइड्स ओपन है। तो ये 7 लेयर स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है, क्या लेयर 1 ऊपर से स्टार्ट होती है या नीचे से स्टार्ट होती है। तो आप हमेशा याद रखें, आपकी जो लेयर 1 होती है वो फिजिकल लेयर होती है, लेयर 2 होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है, लेयर 3 आपकी नेटवर्क लेयर होती है। अब मैं जब भी कभी बात करूंगा ना लेयर 3, आपको फौरन याद आना चाहिए कि लेयर 3 नेटवर्क लेयर है। जब भी मैं बात करूं लेयर 7, आपको फौरन याद आना चाहिए कि एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। तो जो लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर सेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक लेयर है, एंड फिर फिजिकल लेयर है, ठीक है। अगर आपको ये याद करने में मुश्किल होगा तो कुछ आपको टेक्टिक्स पता होंगे, तो आपने सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन का ए ले लो, प्रेजेंटेशन का पी ले लो, सेशन का एस ले लो, ट्रांसपोर्ट का टी ले लो, नेटवर्क का एन ले लो, डाटा लिंक का डी ले लो, और फिजिकल का पी ले लो। ए से ऑल, पी से पीपल, एस से सेम्स टू, ऑल पीपल सेम्स टू बी डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑल पीपल सेम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ये एक याद करना है, ये अगर आप वैसे याद करना चाहें, लेकिन आई बिलीव कि आपको वैसे ही याद होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा लेयर्स को याद करना, कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर आती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर नेटवर्क आती है, फिर डाटा लिंक आती है, फिर फिजिकल आती है, ठीक है। अब मैं आपको इन मैच ये भी कर सकता था कि आपको मैं 1 बाय 1 लेयर्स पढ़ानी शुरू कर दूं, लेकिन मैं बिलीव करूंगा कि उससे पहले एक और स्टोरी बता दूं, कि अगर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि लेयर्स का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं उसके लिए अगेन 2 कंपनीज का सहारा लूंगा। एक कंपनी का नाम था एबीसी, दूसरी कंपनी का नाम था XYZ। अब जो कंपनी एबीसी का सीईओ था वो था एंड्रयू, ये एक अरेबिक बंदा था। परवीन उसकी सेक्रेटरी थी, सीमा उसकी असिस्टेंट थी, तनवीर, फिर नवीर, फिर डेविड और पीएन, ठीक है। अब ये हुआ काम, ठीक है। मैं एक सेकंड, पेन क्या इसका डिसेबल हो गया।
एक सेकंड वेट करिएगा, आई थिंक पेन डिसेबल हो गया, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, आई थिंक इसमें पावर पॉइंट हमारा एक्टिवेटेड नहीं था, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे थे। चले खैर, आपको मैं वैसे ही समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है। तो एक बार कंफर्म कर देंगे सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आई जस्ट म्यूट किया था। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर है। ओह, गुड वन। आई थिंक मैं इनेबल करना भूल गया था। थैंक यू, जिसने भी कहा था इनेबल कर लें। यस, तो ये जो थे हमारे सीईओ साहब थे, ठीक है, ये उनकी सेक्रेटरी थी और ये इनके असिस्टेंट थे, ये तनवीर था, ये नवीद था, ये डेविड था, ये पीएन था। अब इन साहिब ने, सीईओ ने एक लेटर लिखना है कंपनी XYZ के एंड्रयू को, ठीक है। अब ये जो बंदा ये अरेबिक है, ये जो बंदा ये जर्मन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये लेटर लिखेगा अरेबिक में, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने 100 पन्नों का एक लेटर लिखा। कल से मैं एक राइटिंग पैड अरेंज करूंगा एंड देन फिर उससे क्लासेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि माउस से लिखा नहीं जाता। एनीवेज अभी स्टार्ट करें। तो उसने 100 पेजेस का एक पन्ना लिखा अरेबिक में लेटर लिख के इसने दे दिया अपनी परवीन को। खैर अपनी परवीन ही, सिर्फ परवीन को दे दिया। तो इसने क्या किया, अब जब इसको पता लगा कि कंपनी XYZ की जो एंड्रयू है वो जर्मन है, उसको कभी भी अरेबिक समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो परवीन ने क्या किया, परवीन ने ये किया, जो अरेबिक का लेटर था वो इसने ट्रांसलेट कर दिया किस लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में इसने लेटर ट्रांसलेट करके सीमा को दे दिया। अब सीमा का क्या काम है, सीमा क्या करेगी, सीमा XYZ की कंपनी को कॉल करेगी एंड अपॉइंटमेंट लेगी, उससे बोलेगी कि कल 2:30 बजे आपको हमारा लेटर आएगा, तो अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, आप वो लेटर रिसीव कर लेना। तो सीमा ने दूसरी कंपनी की सीमा के साथ एक लॉजिकल सेशन को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, ठीक है। अब तनवीर ने क्या देखा, तनवीर ने देखा कि जी ये 100 पेजेस का एक पैकेट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 25-25 के मैं 4 पैकेट्स बना लेता हूँ, ठीक है। 25-25 के 4 पैकेट मैं बना लेता हूँ कि इन केस अगर रास्ते में एक पैकेट गुम भी हो जाता है, तो मुझे वो पूरे का पूरा 100 का पैकेट रीजनरेट ना करना पड़े, मैं सिर्फ एक 25 का पैकेट रीजनरेट करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो उसने क्या कर दिए, चंक्स बना दिए, 25-25 के उसने 4 पैकेट्स बना दिए, ठीक है। यहाँ से तनवीर को गया, तनवीर ने क्या किया, 25-25 के उसने 4 पैकेट्स बना दिए, ठीक है। अब तनवीर ने ये काम करने के बाद पैकेट दे दिया नवीद को। अब नवीद साहब ने क्या किया, जैसे अब लेटर मिलता है ना आपको, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लिखा होता है टू एंड फ्रॉम, ठीक है। नवीद ने बिल्कुल ऐसे किया, उसके ऊपर टू एंड फ्रॉम की क्या कर दी, स्टैंप लगा दी कि टू कंपनी XYZ, फ्रॉम कंपनी ABC, ठीक है। तो अभी माउस से लिखा नहीं जा रहा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, राइटिंग का देख ले, और अक्सर कमेंट्स होते हैं। एनीवेज, तो नवी ने क्या किया कि टू एंड फ्रॉम की इसके ऊपर स्टैंप लगाई एंड उसने क्या कर दिया, डेविड को दे दिया। डेविड ने क्या किया, डेविड ने उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर चढ़ा दिया। प्रोटेक्शन कवर इसलिए चढ़ाया कि इन केस अगर रास्ते में कोई पैकेट खुलता है तो सेकंड कंपनी कभी भी वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसने एक प्रोटेक्शन कवर चढ़ाया और ये पैकेट इसने दे दिया प्रोटेक्शन चढ़ाने के बाद पीएन को। पीएन ने कुछ नहीं करना, पीएन ने क्या करना है, उठना है, बाइक स्टार्ट करनी है, कंपनी XYZ के पास जाना है और कंपनी XYZ के पीएन को जाके इसने लेटर दे देना है, ठीक है। इस पीएन का काम भी कुछ नहीं है, इस पीएन ने क्या करना है, डेविड को पैकेट दे देना है। ये डेविड चेक करेगा क्या प्रोटेक्शन लेयर जो कवर है उसके ऊपर चढ़ाया था क्या वो बिल्कुल ठीक है। अगर ओके है प्रोटेक्शन लेयर का, सॉरी प्रोटेक्शन कवर, तो ये क्या कर देगा, नवीर को पैकेट दे देगा। अगर प्रोटेक्शन कवर ओके नहीं है तो यहाँ ही ये पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, लेटर फाड़ देगा, वो बोलेगा ये पैकेट आगे नहीं जा सकता। नवीर, अब जब नवीर के पास आया, नवीर क्या चेक करेगा, क्या इसके ऊपर टू एंड फ्रॉम की जो मोहर लगी हुई है क्या वो ठीक लगी हुई है, क्या इसके जो टू में एड्रेस है क्या वो कंपनी XYZ का ही है। अगर तो कंपनी XYZ का है तो नवीर क्या करेगा, ये पैकेट उठा के तनवीर को दे देगा। अब तनवीर जब देखेगा, ये देखेगा कि 25-25 के 4 पैकेट है,
अब क्योंकि मैंने बॉस को प्रेजेंट करना है तो मैं 25-25 के 4 पैकेट्स को दोबारा 100 पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब जो हमारा डाटा है वो रास्ते से आके यहाँ आ चुका है। अब तनवीर वही पैकेट उठा के सीमा को दे देगा। सीमा को जब याद आएगा कि हाँ कल कंपनी एबीसी की सीमा की मुझे कॉल आई थी, उसने मुझे कहा था कि कल 2:30 बजे आपको लेटर पहुंच जाएगा, तो ये मुझे लेटर रिसीव हो गया, तो सीमा क्या करेगी, परवीन को दे देगी लेटर। अब हुआ ये कि रातों रात इनका बॉस हो गया चेंज, ये जर्मन की जगह इनका बॉस पाकिस्तानी आ गया। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट बस आता है और कहानी में आपको कहीं ट्विस्ट नहीं मिलेगा। तो ये पाकिस्तानी आ गया। अब जब परवीन ने देखा कि ये जो मेरा लेटर है ये इस टाइम जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन जो मेरा बॉस है या सीईओ है वो उर्दू स्पीकर है या इंग्लिश उसको समझ में आती है, तो परवीन क्या करेगी, अगेन लेटर को कन्वर्ट करेगी उर्दू या इंग्लिश में, और लेटर कन्वर्ट करने के बाद ये इस एंड्रयू को दे देगी, एंड दैट्स अ वे कि इस एंड्रयू का लेटर इस एंड्रयू को मिल जाएगा। तो वेट करूंगा कि अगर आपको स्टोरी की समझ में आ गई है तो काइंडली मुझे बताएं, अगर आपको नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपका थोड़ा सा वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। नहीं डियर, अभी अटेंडेंस नहीं हुई है, अटेंडेंस आपने खुद लगानी है। आपने जस्ट फेसबुक पे अपना रोल नंबर मेंशन करना है एंड आगे प्रेजेंट लिख देना आपने। हाँ, अगर आपको स्टोरी क्लियर है तो बिलीव मी आपके लिए ओएसए रेफरेंस मॉडल समझना कोई बड़ी बात नहीं है। 80% क्लियर अगर आप लेक्चर को अगेन रिपीट करेंगे या देखेंगे, आप बिलीव करेंगे कि आपको सारे का सारा ओएसए रेफरेंस लेयर समझ में आएगा। लेटर को इतना घुमा के क्यों सेंड किया, गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर नहीं है मेरे पास, क्यों किया। अच्छा सर, इसमें ये पूछ रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का प्रोसेस है, तो वो उसका एक पार्ट है, वो इसका आंसर। इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन ये जब मैं सर प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ाऊंगा देन मैं इनको बताऊंगा कि इनकैप्सुलेशन का क्या पार्ट होता है, डीकैप्सुलेशन का पार्ट क्या होता है। इनकैप्सुलेशन मैं आपको, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा ये सारे का सारा पार्ट इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैसे होता है। कि एक सेकंड मुझे होने दें। जब एक एंड्रयू काम करेगा ना, जब एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर से आपका पैकेट चलता है, तो हर लेयर अपना काम करने के बाद ना एक पैकेट चढ़ा देती है सेकंड साइड पे, जिसको आप इनकैप्सुलेशन कहते हो। जब रिसीविंग साइड पे वो कहते हैं ना, तो बारी बारी वो पैकेट उतरना शुरू हो जाता है, इसको आप डीकैप्सुलेशन कह देते हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इनकैप्सुलेशन भी होगी और डी इनकैप्सुलेशन भी होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट आके बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको याद होना चाहिए कि एंड्रयू ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप एप्लीकेशन लेयर कंसीडर करें। परवीन पी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको प्रेजेंटेशन लेयर कंसीडर करें। सीमा एस से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको सेशन लेयर कंसीडर करें। तनवीर टी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ट्रांसपोर्ट लेयर कंसीडर करें। नवीद एन से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको नेटवर्क लेयर कंसीडर करें। डेविड डी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको डाटा लिंक लेयर कंसीडर करें। एंड पीएन पी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको फिजिकल लेयर कंसीडर करें। अब मैं आपको वन बाय वन सारी की सारी एप्लीकेशंस लेयर्स समझाने जा रहा हूं। तो मेरी जो लेयर 7 है वो मेरी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सो व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर। सो सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन इज द 7th लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। रोक रहा हूँ कि वो 25 पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, आपने डिवाइड किए थे, वो पॉइंट जरा समझा दे, स्टूडेंट कह रहे हैं। मैं दोबारा सर वो समझा देता हूँ, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें सर मैं कि वो क्यों आपने डिवाइड किए और क्यों रीजन थी उसकी। तो अच्छा, जब सीमा ने पैकेट यहाँ तनवीर को दिया था ना, तो तनवीर ने क्या किया था, अब देखिए 100 पैकेट्स है। ठीक है, अगर रास्ते में इस पैकेट को कुछ हो जाए, ठीक है, आप इसको सपोज से ये नेटवर्क्स के पैकेट्स हैं, अगर इस नेटवर्क के पैकेट्स को कुछ हो जाए तो डियर्स देखें ये पूरे 100 का 100 बंडल जो है वो जाया हो जाएगा। आपको दोबारा 100 पेजेस दोबारा लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 100 पेजेस आपको दोबारा लिखने पड़ेंगे। लेकिन तनवीर ने इसलिए क्या किया कि 25-25 के 4 पैकेट्स उससे मिला दिए, चंक्स में डिवाइड कर दिया। सर जब आप पढ़ेंगे ना ट्रांसपोर्ट लेयर, आपको मजीद समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसमें आपको बकायदा समझ में आएगा कि ये बात मैंने क्यों की। तो 25-25 के उसने 4 पैकेट्स बनाए। अब एक अगर पैकेट गुम होता भी है ना, तो सिर्फ आपको 25 पेज रिजनरेट करने, दोबारा 100 के 100 पैकेट्स रिजनरेट नहीं आपको करने। अब जब इस साइड पे पहुंचा था, तनवीर ने देखा था क्योंकि अब हमने प्रेजेंट डाटा करना है अपने सीईओ को या यूजर को, अब आप उसको 25-25 के 4 बंडल नहीं दोगे कि ये बंडल 1, बंडल 2, बंडल 3, आप उसको एक पूरे का पूरा 100 का बंडल दोगे एंड वो प्रेजेंट करोगे अपने बॉस को। ठीक है, सो दैट्स वाई के आप यहाँ
चंक्स बनाते हैं, डिफरेंट पैकेट्स के चंक्स बनाते हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ोगे, बिलीव मी, अगर इंटरव्यूअर आपसे ओएसआई रेफरेंस लेयर के क्वेश्चन करेगा, वो सबसे ज्यादा इस लेयर के साथ खेलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। So application layer is the seventh layer of OSI reference layer model. It is the only layer that interacts with human beings. अब इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, ये पॉइंट कहता है आपकी जो भी एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं वो सारी की सारी ऑपरेट होती हैं आपके एप्लीकेशंस पे। जैसे एग्जांपल लूं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है। ठीक है, आपका वाइबर है, वाइबर आपके एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है। ठीक है, आपका ईमो है, ईमो आपके एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल है। आपका वर्ड की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन लेयर्स की एग्जांपल है। अब आप मुझे बताएं, क्या जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये सपोज करें व्हाट्सएप है, ठीक है, एंड ये यूजर है, क्या आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन के साथ जो एंड यूजर होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता? ठीक है, क्योंकि इन बिटवीन कोई चीज नहीं होती, आप खुद यूजर हैं, आप एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये पॉइंट लिखा गया, इट इज द ओनली लेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द ह्यूमन बीइंग्स। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर्स पे ऑपरेट होती हैं। ठीक है, आपका व्हाट्सएप है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, the logical connection between application layer, there is a logical connection between application layer। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब मैं आपको अगेन पीछे जाकर समझाऊंगा। अब सपोज करें कि ये जो हमारे पास है एंड्रयू है, ये कोई बंदा नहीं था, ये व्हाट्सएप था। ठीक है, व्हाट्सएप से यहाँ मैंने हेलो सेंड किया और यहाँ हेलो रिसीव हुआ। अब एक बात आप सोचें कि आप एप्लीकेशन से हेलो सेंड करें और एप्लीकेशन पे ही हेलो आप रिसीव कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ये बोला जाता है देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन लेयर। आप जिस लेयर से डाटा सेंड करें, आप उसी लेयर से डाटा रिसीव करें। ठीक है, आपको नहीं पता इन लेयर्स के दरमियान में क्या हो रहा है, नो, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ कंसर्न है आपकी एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो रहा है। तो इस वजह से बोला जाता है देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब पीडीयू क्या आता है? पीडीयू के लिए अब आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, पीडीयू में आपको नेक्स्ट में जाके बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जाने कि अगर कोई पीडीयू पूछे कि एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू क्या होता है, तो आपने सिंपल उसको कहना है कि डाटा होता है। ठीक है, अब यूजर फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली, ऑब्वियसली जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वो एक जीयूआई इंटरफेस है, वो ह्यूमन बींग्स के साथ एक यूज करना उसको बहुत आसान होता है। तो दैट्स वाई बोला जाता है कि एप्लीकेशन लेयर एक यूजर फ्रेंडली लेयर है। अब व्हाट इज प्रोटोकॉल्स? अब प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर कोई मुझे कुछ बताना चाहे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपका। जो रिपीट बात करनी होगी ना वो मैं लेक्चर के एंड पे करूंगा, मेरे पास टाइम कम है तो मैं लेक्चर वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा। नहीं, टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स ठीक बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज प्रोटोकॉल? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है आपकी। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स, बिल्कुल हाँ। प्रोटोकॉल्स ये स्टूडेंट कह रहे हैं ओएसपी एफ ईआईजीआरपी एमपीएलएस, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, प्रोटोकॉल्स ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्रोटोकॉल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रीफ करता चलूं कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP, HTTPS। सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी एग्जांपल है, DNS, FTP, SMTP, टेलनेट एंड DHCP। ठीक है, अब आप सोचें कि आपने नेटवर्क्स पे कोई भी काम करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रोटोकॉल्स के बगैर आपका काम हो जाए। ठीक है, सपोज अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, ईमेल सेंड करते हैं ना आप लोग, तो अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है, देन आपके पास जो प्रोटोकॉल ईमेल सेंड करने के लिए यूज हो रहा है वो SMTP यूज हो रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका एब्रिविएशन होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपने किसी के साथ कोई फाइल शेयर करनी है, कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए HTTP और HTTPS यूज होता है। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं
मीनवाइल अजान हो रही है, मैं अजान का थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, अजान खत्म होगी देन मैं स्टार्ट करूंगा। ओके तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने क्या पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। एक स्टूडेंट कह रहे हैं TLS की इंक्रिप्शन होती है, ठीक है, इस पर मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं बाद में इसकी डिटेल में जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं आपके पास दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक HTTP एक HTTPS, ठीक है। तो मैं आपको पेंट में समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक वेब सर्वर बनाऊंगा एंड देन फिर मैं क्या करूंगा, ये आपका वेब सर्वर है, ठीक है, मैं अंदर लिख भी देता हूँ। सो दिस इज वेब सर्वर, वेब सर्वर है आपके पास एंड ये आपके पास इंटरनेट है, ये वेब सर्वर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। एंड दिस इज अ पीसी, ठीक है, ये भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अगर तो कोई ऐसी डेफिनेशन है, सॉरी वेबसाइट है जो HTTP को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है जहां आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और वो HTTP को सपोर्ट करती है वेबसाइट। और याद रखें कि इंटरनेट पे आपके हैकर्स वगैरह कुछ भी है, बहुत सारे हैकर्स वगैरह, तो यहाँ आपके हैकर्स वगैरह भी होंगे ना। तो अब आप जब अगर आपकी जो HTTP बेस्ड वेबसाइट है, जब आप यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे ना, वो क्लियर टेक्स्ट में जाएंगे, मतलब आपका यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है ना, तो वो आपके क्लियर टेक्स्ट में जा रहे होंगे। मतलब ये हैकर अगर टैप करता है ना, जैसे शहरिया सर आपको बता रहे थे मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका यहाँ से पासवर्ड कैप्चर करके ना, कोई भी स्निफिंग टूल लगा के आपका पासवर्ड कैप्चर कर सकता है, उसको पता लग सकता है कि इसका यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट सपोर्ट करती है HTTPS को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो जैसे ही HTTPS वेबसाइट बनती है ना, तो क्लाइंट एंड से सर्वर एंड तक एक टनल बन जाती है, ठीक है, ये आपके टनल बन गई है, ठीक है। अब कोई परिंदा इसके अंदर पर नहीं मार सकता, परिंदे से मुराद मेरा हैकर है, तो कोई परिंदा इसके अंदर पर नहीं मार सकता। तो इसके अंदर से जो पासवर्ड होके जा रहे होंगे वो इंक्रिप्टेड होंगे। इंक्रिप्टेड मतलब लिखा अपने एडमिन होगा, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा होगा कि क्या सच में एडमिन लिखा हुआ है, आपको कुछ ऐसी नजर आ रहा होगा, ठीक है, एडमिन कुछ ऐसी फॉर्म में नजर आ रहा होगा, पासवर्ड कुछ ऐसी फॉर्म में नजर आ रहा होगा, ठीक है, एडमिन एडमिन। अब आप ये देख के नहीं जान सकते कि क्या ये एडमिन एडमिन लिखा हुआ है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ HTTP एंड HTTPS। जो ये चीज होती है वो सिक्योर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ कोई टैप नहीं कर सकता, कोई हैकर नहीं आ सकता, क्योंकि सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और HTTP जो होती है ये क्लियर टेक्स्ट में होती है। अब ऐसे नहीं है कि आपका जो वेब सर्वर है वो HTTP बेस है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अगेन मैं रिपीट बात करूंगा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो HTTPS बेस को सपोर्ट करती हैं और वो क्या होती हैं, सिक्योर होती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभार कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। अगर आप फेसबुक की एग्जांपल देखें ना, आपको एक लॉक बना नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपकी HTTPS वेबसाइट्स की, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये वेबसाइट लॉक बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है HTTPS वेबसाइट्स की, ठीक है।
तो होप सो आपको HTTP एंड HTTPS का समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मुझे बता दें आप। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं फिर नेक्स्ट आ रहा हूँ। तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर्स पे ऑपरेट होती हैं। तो अब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने व्हाट्सएप पे एक हेलो लिखा, कि आप लोग मुझे खुद बताएं कि अगर आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखते हैं, क्या ये मशीन के लिए अंडरस्टैंड होगा या नहीं। कि जो आपने HELLO लिखा, अब आप मुझे खुद बताएं क्या ये मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है तो कैसे है, अगर नहीं है तो मशीन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो अंडरस्टैंड करती है। हाँ, मैंने खुद यार पोजीशन जरा चेंज की थी, वो सेट में कर देता हूँ। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने क्या किया था। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था कि आप मुझे बताएं क्या जो मशीन है वो आपकी हेलो समझ जाएगी या नहीं समझेगी। हाँ, एक स्टूडेंट ने क्या बाइनरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ठीक है, आपको आइडिया है कि मशीन क्या समझती है। तो अब आप लोगों ने खुद कहा कि जो हेलो है वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेयर, अब मशीन को हमने समझाना है कि एक्चुअल में हमने हेलो लिखा है। देन वी नीड अ लेयर दैट ट्रांसलेट आवर ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो हमें कोई ऐसी लेयर की जरूरत है कि जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कहती है, प्रेजेंटेशन लेयर कहती है कि ये काम आपके बिहाफ में मैं करूंगी। ठीक है, आप जो भी मुझे ह्यूमन बीइंग्स का टेक्स्ट दोगे, मैं उसको क्या कर दूंगी, उसको मशीन या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगी ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, सो दिस इज अ 6 लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द डाटा टू एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है उसको प्रेजेंट करती है, किसको, इन वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करती है। अब प्रेजेंटेशन लेयर का दूसरा नाम सिंटैक्स लेयर भी होता है। ठीक है, आई बिलीव कि आपको सेकंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट अ डाटा, कि आपका जो ह्यूमन बीइंग्स का डाटा आ रहा है वो क्या करती है, बाइनरी में कन्वर्ट करके आपके सिस्टम्स को प्रेजेंट कर देती है। क्योंकि जो सिस्टम्स होता है वो कभी भी आपकी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाता, वो हमेशा आपकी मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि वाइस वर्सा क्या है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर्स इनक्रिप्ट्स द डाटा एंड डिक्रिप्ट्स द डाटा। आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डाटा को इनक्रिप्ट भी करती है, डिक्रिप्ट भी करती है। ये जो पॉइंट्स है ये मैंने एक्चुअल में लिखना तो नहीं था, लेकिन चले अंडरस्टैंडिंगेबल के लिए ये दो सब लेयर्स में आपकी डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है केस, एक होता है सेस। ठीक है, और ये जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है ये इस टाइप की इंक्रिप्शन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूज करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जो पीडीयू है, अगेन पीडीयू, जैसे एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू भी डाटा था, उसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर का भी पीडीयू क्या है, डाटा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ वाइस वर्सा के बारे में। ठीक है, यहाँ से हमारा व्हाट्सएप आपने लिखा हेलो। ठीक है, हेलो लिख के आपने परवीन को दे दिया, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर को दे दिया। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उस हेलो को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेशन लेयर को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपका सारे का सारा अभी तक बाइनरी जा रहा है। ठीक है, बाइनरी बाइनरी बाइनरी। अब इस प्रेजेंटेशन लेयर के पास अभी भी डाटा बाइनरी है, क्योंकि दरमियान में किसी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ट्रांसलेशन की। अब जब रिसीविंग साइड पे है ना आपके पास, ये एंड्रॉइड का हेलो है, ये आईफोन का हेलो है। अब जब आईफोन के प्रेजेंटेशन लेयर से रिसीविंग साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया, अब इस टाइम था ये मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी कोड में। तो अब मुझे खुद बताएं क्या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जो ह्यूमन बीइंग के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। इसका मतलब इस लेयर के ऊपर हमारे ह्यूमन बीइंग्स होंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप कभी भी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। देन अगेन देयर इज अ नीड वी कन्वर्ट आवर बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज। So presentation layer is a layer that converts our binary language और machine language to human language। तो ये language convert करेगी human language में, और human language में ultimate इसको
मिल जाएगा एंड यहाँ का चला हुआ हेलो यहाँ पहुंच जाएगा। सो काइंडली मुझे क्विकली जरा बता दें कि आपको प्रेजेंटेशन लेयर समझ में आ गई या नहीं आ गई, तो मैं फिर नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। सिलानी का सर्टिफिकेट आई बिलीव मिलता है या नहीं मिलता, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, लेकिन आपको सिस्को की तरफ से जो सर्टिफिकेट होगा, सॉरी नेटअकैड या सिस्को की तरफ से सर्टिफिकेट होगा, वो आपको जरूर मिलेगा। अगर प्रेजेंटेशन लेयर में कोई क्वेश्चन है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। आप अच्छा मुझे काइंडली बताइए, मेरी स्पीड कुछ तेज तो नहीं पढ़ाने की? मैं आपके नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम्स एक्टिवेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी नेटअकैड्स की क्यूरी सॉल्व करनी है। तो मैं आज या कल गूगल फॉर्म का लिंक अपलोड कर दूंगा, या मैनेजमेंट से कोई एक आधा कर देगा, तो फिर आप वहाँ कर दीजिएगा। यार देखो, ये बूट कैम्प अगर मैं स्पीड थोड़ी सी तेज़ नहीं रखूंगा तो मैं कभी भी ना कोर्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इजी समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा सर किसी को अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन है तो वो दोबारा से इसको देख सकता है, ये लाइव वीडियो अवेलेबल होगी ग्रुप में। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर, मैंने इन्हें ऑलरेडी बोला हुआ कि ये वाली जो वीडियो है वो लाइव होगी अवेलेबल, तो ये मिल सकता है इन्हें। बिल्कुल सर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन लेयर पे मैं चाह रहा हूँ सेशन लेयर पे। ठीक है, अब सेशन लेयर क्या होती है? ठीक है, याद रखो कि आपके पास दो किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं। एक एप्लीकेशन आपकी होती है कि जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, एक एप्लीकेशन वो होती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सी एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन के लिए और कौन सी एप्लीकेशन है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो एप्लीकेशन यूज होती है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपका वाइबर होगा, आपका ईमो हो गया, ठीक है, ये वो एप्लीकेशन है जो आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होती, जाके आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस तरह की जो एप्लीकेशन है ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होती। तो याद रखो, अगर आप MS वर्ड यूज करते हो, ठीक है, ठीक है, ये मैंने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है, अब मैं लिखता हूं हेलो। आपको क्या लगता है, क्या ये हेलो डायरेक्ट ऐसे लिखा गया? ठीक है, अब हेलो ऐसे नहीं लिखा गया, मैं इंटरेक्ट कर रहा था एप्लीकेशन के साथ जो कि एप्लीकेशन लेयर पे ऑपरेट हो रही थी, मतलब MS वर्ड के साथ मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा था, मैंने लिखा हेलो। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर ने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके मुझे इसका डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब इस नॉन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन का कभी लिंक नहीं बनता, ना तो इसका कोई लिंक बनेगा सेशन लेयर के साथ, ना ही कोई लिंक बनेगा ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ, ना ही नेटवर्क के साथ, ना ही डाटा लिंक के साथ, ना ही फिजिकल के साथ। इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ दो एप्लीकेशन के साथ है, आपका एप्लीकेशन लेयर और आपका प्रेजेंटेशन लेयर, दैट्स इट। आपकी इसका काम खत्म ही हो गया, नॉन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब इन्वॉल्वमेंट आ जाती है आपकी सेशन लेयर की, ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है सेशन लेयर की, तो आपने ये बात रखनी है कि जो आप डाटा लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो, वो डाटा कभी भी आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। जैसे आप व्हाट्सएप पे हेलो लिखते हो, क्या वो डाटा आपके लिए होता है? नहीं, वो हमेशा डाटा किसी दूसरे के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे इन्वॉल्वमेंट सेशन लेयर की आ जाती है, इसका मतलब है वो एप्लीकेशन एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, और जो डाटा आप लिख रहे हो या सेंड करने लगे हो वो आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए है। ठीक है, तो सेशन लेयर में आपको याद है कि सीमा थी, सीमा ने एक अपॉइंटमेंट दी थी दूसरी कंपनी की सीमा के साथ। ठीक है, so this is a fifth layer of OSI reference layer model. ठीक है, फिफ्थ लेयर है। तो इट्स क्रिएट अ सेशन, ऑथेंटिकेशन की होती है, ऑथराइजेशन होती है, रीस्टोर सेशन होते हैं, मेंटेन सेशन होते हैं, टर्मिनेट सेशन होते हैं। ठीक है, इन सबको मैं आपको एक ही पॉइंट में समझाऊंगा। ठीक है, अब सेशन क्या होता है कि, ठीक है, अगर आप गूगल पे एक टैब खोलते हो ना, ये टैब खोली है,
ये एक आपका सेशन है जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, netacad.com लिखता हूँ, ये मेरा एक अलग सेशन हो गया, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ facebook.com, ये मेरा दूसरा सेशन हो गया। तो ये डिफरेंट सेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब सेशन लेयर की एग्जांपल क्या होती है कि इट्स क्रिएट्स अ लॉजिकल सेशन बिटवीन सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। अगेन मैं यहाँ आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। सपोज करें कि आपका इस्लामाबाद में कोई भाई वगैरह रहता है, आपने उससे मिलने जाना है। आपने क्या किया, आपने गाड़ी स्टार्ट की, पेट्रोल डलवाया, टूल टैक्स पे किया एंड अपने भाई से मिलने चले गए, ठीक है। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे, आपको पता लगा कि आपका भाई उस जगह पे अवेलेबल नहीं है, वो वट एवर कहीं भी गया हुआ है, कुछ भी रीजन हो सकती है, लेकिन वो डेस्टिनेशन पे अवेलेबल नहीं है। आप अगेन पेट्रोल डलवाओगे, टूल टैक्स पे करोगे और वापिस आ जाओगे। आपकी कॉस्ट भी लगी और जिस काम से गए थे और आपका वो काम नहीं हुआ। तो इसका बेस्ट हल क्या था कि आप सबसे पहले क्या करते, एक फोन कॉल कर लेते अपने भाई को, क्या वो डेस्टिनेशन पे इस टाइम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। फोन कॉल करना एक लॉजिकल सेशन है ना, कि आप एक लॉजिकल सेशन क्रिएट करें अपने भाई के साथ चेक करने के लिए क्या वो डेस्टिनेशन पे अवेलेबल है भी या नहीं है, ताकि इतनी लंबी जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट ना लगे, हमारी कॉस्ट बचे, ठीक है। तो इसी तरह नेटवर्क्स में भी होता है, सेशन लेयर एक लॉजिकल सेशन क्रिएट कर लेती है रिसीविंग साइड पे, चेक करने के लिए क्या जिस पे आप डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेट करने जा रहे हो उस जगह अवेलेबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो सेशन लेयर, जब आप पासवर्ड लगाते हो, आप ऑथेंटिकेट करते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेशन लेयर की होती है, क्या पासवर्ड सही है या नहीं है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन होती है कि हु आर यू, ठीक है, कि आप कौन हो। अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हो करेक्ट और ऑथेंटिकेट हो जाते हो, आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। व्हाट इज ऑथराइजेशन होती है, व्हाट कैन यू डू, आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे एटीएम की मिसाल ले लो, आप दिन में 2 बार से ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते, ये आपकी ऑथराइजेशन हो गई है। अब बहुत बार ऐसे देखा होगा आप, रीस्टोर सेशन क्या होता है, रीस्टोर सेशन ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, गूगल क्रोम अनएक्सपेक्टेडली आपसे गलती से शट हो जाता है। जब आप गूगल क्रोम दोबारा ओपन करते हो तो इट साइड पे एक रीस्टोर का बटन आ रहा होता है, ठीक है। नोटिस किया होगा आपने, रीस्टोर का बटन आ रहा था। अब जैसे ही इस रीस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी पूरी की पूरी टैब्स वो सारी की सारी दोबारा खुल जाती हैं। तो ये भी एक सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सेशन को रीस्टोर करना, मेंटेन द सेशन। आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका जो सेशन है ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो सेशन लेयर का काम होता है कि आपको सेशन को रीस्टोर रखना, सॉरी मेंटेन भी करना आपके सेशन को, और टर्मिनेट करना, ठीक है। टर्मिनेट करना आपका सेशन बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज आप बैंकिंग वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, आप एचबीएल की वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, आप वो सेशन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। जनरली ये होता है कि एचबीएल पे कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती है कि अगर आपकी कुछ आइडियल सिचुएशन रहती है वहां, तो ऑटोमेटिकली वो सेशन टर्मिनेट कर देते हैं, वो लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेशन मेंटेन रखना नहीं, सेशन खत्म होने के बाद उसको टर्मिनेट करना भी सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर आपके मैसेज पे कोई चेक पॉइंट या रिकवरी वगैरह है, मतलब एरर्स हैं, तो आपका सेशन है वो एरर्स भी पढ़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं वो पीएपी, एससीपी, एप्पल टॉक वगैरह इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगेन इसका भी पीडीयू क्या है, डाटा है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, इन 3 लेयर को बोलते हो सॉफ्ट लेयर्स। आप इन 3 लेयर्स को बोलते हो, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन लेयर्स को आप सॉफ्ट लेयर्स बोलते हो, ठीक है। इन तीनों लेयर्स के बारे में अगर आपको समझ में होगी तो जरा क्विकली मुझे बता दें, देन इसके बाद मैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स पे चला जाऊंगा, जो कि इस पूरे ओएसए रेफरेंस की जान है, या कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आप इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर से पूछेगा। तो जरा क्विकली मुझे बता दें, मीनवाइल मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लूं आपके क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। ये प्रेजेंटेशन लेयर में इसलिए प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपके इंक्रिप्शन वहां होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वहां होती है, जैसे टीएलएस टाइप की इंक्रिप्शन होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, नेटवर्क में कोई भी काम प्रोटोकॉल्स के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो इंक्रिप्शन भी किसी ना किसी प्रोटोकॉल के तहत होनी है। तो डेट्स व्हाई वी यूज सम प्रोटोकॉल्स ऑन प्रेजेंटेशन लेयर्स। सॉफ्ट लेयर्स क्यों बोलते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट आके बताऊंगा क्यों बोलते हैं। हाँ, ये कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम इसको सॉफ्ट लेयर्स क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट आके बताता हूँ कि क्यों बोलते हैं। प्रोटोकॉल डाटा यूनिट होता है पीडीयू, ये क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट आके बताऊंगा। अगेन मैं रिपीट करूं, सॉफ्ट लेयर्स क्यों बोलते हैं मैं आपको नेक्स्ट में जाके बताऊंगा।
यार एसक्यूएल तो एक डेटाबेस की लैंग्वेज है, ये इसका नेटवर्क के साथ कोई भी सच लिंक नहीं है। नो, यू कांट स्किप सेशन लेयर। अगर आप सेशन लेयर को स्किप करोगे लॉजिकल सेशन नहीं बन पाएगा, लॉजिकल सेशन नहीं बनेगा तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। या प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? प्रेजेंटेशन लेयर को सिंपल आप ये समझो कि आपका जो भी डेटा आ रहा है ना ह्यूमन बीइंग से, आपने हेलो लिखा, प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको क्या करना है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना ताकि ये मशीन्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो कि आपने हेलो लिखा है, क्योंकि हेलो वैसे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करोगे, मशीन कोई ऐसी लेयर आपको चाहिए जो कि क्या करती है, आपकी लेयर्स को, सॉरी, लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देती है बाइनरी लैंग्वेज में। तो जब आप दोबारा जाते हैं रिसीविंग साइड पे, तो वहां क्या होता है, वहां अगेन आपकी बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होती है आपकी किसमें, ह्यूमन लैंग्वेज में। प्लेटलेट्स की वजह से ये काइंडली जरा मुझे एलैबोरेट कर दे, प्लेटलेट्स की वजह से ये क्या है आपने, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर सब क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यार वैसे ही मैं डिफाइन नहीं कर सकता, मैं इतना बैकएंड पे नहीं जा सकता, तो आप काइंडली सेशन को जरा रिपीट कर लीजिएगा, तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह इसका कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। हाँ, स्लाइड्स के बारे में थोड़े से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो जो सिस्को की तरफ से स्लाइड्स होंगी ना, जैसे कल शहरियार सर सिस्को की स्लाइड्स पढ़ा रहे थे, वो कभी भी हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्को की कॉपीराइट्स होती हैं वो स्लाइड्स हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हैं तो ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस पर कोई कॉपीराइट्स नहीं है, लेकिन हम आपके साथ सिस्को की स्लाइड्स नहीं शेयर कर सकते। जी, तो ठीक है, तो मैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे चाह रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद मैं आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूंगा, एंड शहरिया सर भी आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे, एंड देन फिर हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, IPv6 यार हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, हम IPv4 समझेंगे, IPv6 समझेंगे, तो मैं फिर इसमें करूँगा। तो मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ अब अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सॉरी अगर मैंने किसी का क्वेश्चन मिस किया है, क्योंकि मैं सब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर सकता, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो एनीवेज ट्राई करूंगा कि अगर आपका कोई भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पे पोस्ट कर दें। अगेन रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस अप्रूव होंगे, और बराए मेहरबानी कोई भी ये जो सूट वगैरह बेचते हैं वो काइंडली पोस्ट ना किया करें। मैंने अक्सर देखा है कि लाइव सूट्स बेचने की जो वीडियो है या पिक्चर्स हैं वो पोस्ट हो रही होती हैं, तो आप इनसे ग्रेस करें। ये एक टेक्निकल ग्रुप है, एंड सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस वो भी अप्रूव होंगे अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं। अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो वो हमारे साथ डिस्कस करें, आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस अप्रूव होंगे। एनीवेज, तो स्टार्ट करें, व्हाट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? सो ऑब्वियसली इट इज अ 4 लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू होगा। अब ये कुछ पॉइंट्स है, ये सारे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सेगमेंटेशन क्या होती है, रीअसेंबलिंग क्या होती है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, विंडोइंग क्या होती है, पीडीयू। पीडीयू इसका होता है सेगमेंट्स। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होती है उसका पीडीयू होता है डाटा, ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू होता है सेगमेंट्स। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, एड्रेसेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से यूज होते हैं, जो कि पोर्ट नंबर यूज होते हैं, एंड टीसीपी यूडीपी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं किसको समझाऊंगा, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग को। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है, अब आपने सेंड करना है हेलो।
आपको याद होगा कि आपको सबसे पहले स्टोरी बताई थी तनवीर ने क्या किया था। तनवीर के पास एक 100 पेजेस का एक लेटर आया था जिसने उसको चंक्स किया था 25-25 के 4 पैकेट्स में। इसी तरह आपका हेलो है, पूरा हेलो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, आपका जो भी डाटा आ रहा है उसको चंक्स की फॉर्म में डिवाइड करना। मतलब उसने एच को अलग डिवाइड कर दिया, ई को अलग डिवाइड कर दिया, एल को अलग कर दिया, ये वाले एल को अलग कर दिया और ओ को अलग डिवाइड कर दिया। इसने उस तरह डिफरेंट चंक्स बना लिए, ठीक है। अभी आप ये भूल जाए, इसके नीचे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको भूल जाए। अच्छा, ये वाले हेलो चंक्स बने और चंक्स उसने सेंड करना शुरू कर दिए आगे लेयर्स पे, अगली लेयर्स पे। क्या ये पॉसिबिलिटी है आपको ये वाला एल पहले मिल जाए, फिर ये वाला एच पहले मिल जाए, दूसरे नंबर पे मिल जाए, फिर ये तीसरे नंबर पे मिल जाए, ये चौथे नंबर पे मिल जाए, ये पांचवें नंबर पे मिल जाए? क्या आप चाहते हैं आपको हेलो की जगह ये मिले? ठीक है, ये देखें, ये तो मैसेज का मतलब ही चेंज हो गया ना कि क्या, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये पैकेट पहले पहुंच जाए, फिर ये पहुंच जाए, फिर ये पहुंच जाए, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे होगा कि ये मैसेज का जो फॉर्मेट है या मतलब है वो टोटली चेंज हो जाएगा? तो ये बात, सबसे पहले एक बात, सेगमेंट्स तो आपने बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। साथ में सेगमेंट्स के इंडेक्स नंबर भी आपने साथ लिखना है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये अल्टीमेट आप काम नहीं कर रहे थे, आपके भी हाफ पे आपका सिस्टम काम कर रहा था, और ये 5 है। अच्छा, जब ये रिसीविंग साइड पे पहुंचेगी ना, जब रिसीविंग साइड पे पहुंचेगी तो सबसे पहले सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग क्या कहते हैं, सबसे पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, फिर नंबर 4 आएगा, फिर नंबर 5 आएगा। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि आप हेलो सेंड करें और आपको हेलो की जगह ये रिसीव हो जाए। नो, सॉर्टिंग होने के बाद हेलो होगा, इसके बाद दोबारा वो सेगमेंट्स एक हेलो में कन्वर्ट होंगे, एंड द एंड आपको हेलो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्विकली एक जरा मुझे ये बता दें कि आपको सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग की समझ में, ये रीअसेंबल हो रहे हैं, सारे सॉर्ट हो रहे हैं, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4, फिर 5, ठीक है। सेगमेंटेशन हुई, सेगमेंटेशन बोलते हैं पैकेट्स का आपस में टूटना। जैसे हेलो को मैंने डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर लिया, ये आपकी सेगमेंटेशन है। और जो सॉर्ट हो रहे हैं दोबारा रिसीविंग एंड पे 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग, ये आपकी रीअसेंबलिंग है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन लेयर एंड रीअसेंबलिंग। सो आप मुझे बता दो कि अगर आपकी समझ में आ रही है तो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। डियर, सेगमेंटेशन क्या करता है, आपके हेलो को डिवाइड करता है। जैसे उसने हेलो का एच अलग कर दिया, एल अलग कर दिया, दूसरा एल अलग कर दिया, ठीक है, फिर ओ अलग कर दिया। तो ये वाले जो आपके हेलो है ना, इसने डिफरेंट, देखो यार, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, इस बात का हमें मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट आप कंसर्न था कि आप कॉन्सेप्ट ले, इंडेक्स डेफिनेटली 0 से स्टार्ट ही होता है, ऑब्वियस बात है 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, बिल्कुल ठीक बात आपकी, 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, सेंडिंग के टाइम ही सीक्वेंस सिलेक्ट किया जाएगा। जब सेंड कर रहे होंगे, एच सबसे पहला जाएगा तो 1। देखें, क्वालिटी ऑफ सर्विस आल्सो अप्लाई इन दिस लेयर। देखें, क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है ना, ये मोस्टली आप एक्चुअल में सबसे पहले आप समझे क्वालिटी ऑफ सर्विस होती क्या है, QoS। आप QoS को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक साइड पे आपकी ट्रैफिक जा रही है, एक साइड पे PM की ट्रैफिक जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसकी ट्रैफिक को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? ऑब्वियसली कि PM की ट्रैफिक को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने गवर्नमेंट्स के काम करने हैं, वो सबसे पहले जाएगा, बाद में आपकी ट्रैफिक जाएगी। तो QoS एक्चुअल में होता है कि किसकी ट्रैफिक को आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। आपका कंपनी का CEO है, आपने उसको 10 Mbps की स्पीड देनी है। आपकी कंपनी में एक मैनेजर है, आपने उसको 5 Mbps की स्पीड देनी है। आपकी कंपनी में एक असिस्टेंट है, आपने उसको 2 Mbps की स्पीड देनी है। ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ट्रैफिक के, मैंने किसकी ट्रैफिक को कितनी स्पीड देनी है। ना सिर्फ यूजर्स की ट्रैफिक, बल्कि आप एप्लीकेशन लेयर पे भी डिफेंड कर सकते हैं कि जो मेरी टेलीफोन की सर्विस है, इसको सबसे ज्यादा इंटरनेट मिले, फिर जो सोशल मीडिया की सर्विस है, इसको सबसे कम इंटरनेट मिले, फिर जो हमारे बैकअप्स की बैंडविड्थ है, इसको सबसे कम मिले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंटेशन आपकी रूल्स जो लिखते हैं आप नेटवर्क्स लेयर पे लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं आप लिखते इसके रूल्स। और ये सिर्फ इंटरनेट पर यूज होता है या कॉल टेक्स्ट पे भी? देखो यार, कॉल पे भी, कॉल कॉल कॉल
कॉल पे भी आपके डिफरेंट ऐसे ही होते हैं वो कॉल, लेकिन वो यूडीपी के केस में चल जाती है। अभी मैं आपको ना टीसीपी समझाऊंगा, यूडीपी समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि क्या होता है। सो एक बार एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि हम नेक्स्ट चलें, फिर हम नेक्स्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट आपकी तरफ से आ गया। ओके, अब आपको बहुत अच्छे से पता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग क्या होती है। अब टीसीपी यूडीपी समझाने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, हाँ सेगमेंटेशन के बाद आता है आपका टीसीपी, आता है आपका यूडीपी आता है। अब टीसीपी क्या है, यूडीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कुछ लोग इसको ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल ये। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, अब ये दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप रहते हैं फैसलाबाद में, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद में रहता हूँ। आपका कोई दोस्त आता है सरगोदा से आपसे मिलने। ठीक है, सरगोदा से मिलने आपके पास वो फैसलाबाद आ जाता है यहाँ। ठीक है, आप उसे खाना खिलाते हैं। ठीक है, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। ठीक है, आउटिंग वगैरह करते हैं। अब दोस्त के जाने का टाइम होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, ये मेरा कोई बस टर्मिनल है। ठीक है, आप दोस्त को बिठाने बस टर्मिनल चले जाते हो। ठीक है, और जब बस टर्मिनल पे बिठा रहे हो तो आप दोस्त को कहते हो कि घर जाके मुझे कॉल कर देना कि आप पहुंच गए हो। ठीक है, ये बस टर्मिनल से बैठ के आपका दोस्त उसको घर चला जाता है और घर जाके एक फ़ोन कॉल कर देता है। फ़ोन कॉल करने से एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है इसको कि हाँ, जो मेरा फ्रेंड आया था वो सही सलामत अपने घर सरगोदा पहुंच गया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है टीसीपी प्रोटोकॉल की। मतलब कि अगर कोई डिवाइस ए है, ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी को डाटा सेंड कर रही है। ठीक है, जब तक डिवाइस बी बोलेगी नहीं ना कि मुझे डाटा मिल गया नेक्स्ट भेजो, उस टाइम तक डिवाइस ए कभी भी डाटा नहीं सेंड करेगी। ठीक है, तो डिवाइस ए को क्या चाहिए, डिवाइस ए डिवाइस बी को डाटा सेंड कर रही है, अल्टीमेट डिवाइस ए को चाहिए एक्नॉलेजमेंट के आगे डाटा मिल गया। अब जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी वो फिर दूसरा पैकेट सेंड करेगी। जब दूसरे पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी फिर वो तीसरा सेंड करेगी। जब तीसरे की मिल जाएगी फिर वो चौथा सेंड करेगी। ठीक है, तो टीसीपी इज अ प्रोटोकॉल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के ऊपर वर्क करता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो बिलीव मी वहां कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन कभी भी प्रोसेस नहीं हो सकती। ये एक एग्जांपल है टीसीपी की। टीसीपी क्या करेगा, अगेन रिपीट करूं, एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर है। अगर आपने एक पैकेट पीसीबी को सेंड किया है तो जब तक पीसीबी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देता कभी भी पीसीए अगला पैकेट सेंड नहीं करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इज यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। सेम केस हुआ, सरगोदा में आपका दोस्त मिलने आया, आपने उसके साथ खाना खाया, आउटिंग वगैरह की, आउटिंग वगैरह करके बस टर्मिनल पे छोड़ गए। बस टर्मिनल पे आपने बोला कि जाके कॉल या मैसेज कर देना कि तुम पहुंच गए हो। वो बैठ के चला गया, लेकिन उसने वहां जाके कोई मैसेज या कॉल नहीं की। अब इसके पास क्या प्रूफ है, क्या इसका दोस्त वहां से सलामत पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? इसको किसी भी किस्म की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। ठीक है, इस तरीके की कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। मतलब ए को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है क्या बी को डाटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ए ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना सेंड करना है डाटा। ठीक है, और ये बी रिसीव करे या ना करे। दैट्स वाई कि यूडीपी इज अ फास्टर प्रोटोकॉल देन टीसीपी, क्योंकि यूडीपी को किसी भी एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है। यूडीपी किसी चीज का वेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंड करेगा। इसके अगेंस्ट जो टीसीपी हमारे पास है, टीसीपी को एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। दैट्स वाई कि टीसीपी वेट करेगा फिर डाटा सेंड करेगा। इसलिए टीसीपी इज स्लोअर इन नेचर एंड यूडीपी इज फास्टर इन नेचर। सो आप काइंडली मुझे इसका कॉन्सेप्ट बता दें कि आपको टीसीपी और यूडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आ गया फिर मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। यस करेक्ट, टीसीपी स्लो एंड यूडीपी इज फास्टर। अब आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, क्या टीसीपी ज्यादा अच्छा प्रोटोकॉल है या यूडीपी ज्यादा अच्छा प्रोटोकॉल है? अच्छा, बहुत सारे कह रहे हैं कि टीसीपी ज्यादा अच्छा प्रोटोकॉल है। हाँ, जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार, ये एक एग्जांपल एक स्टूडेंट ने दी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टीसीपी बेस्ट है, लेकिन अगेन
यहाँ मैं डिपेंड करूंगा। आपको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए टीसीपी इज अ गुड। देखो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टेलीफोन की, ठीक है। आप क्या करते हो, आपने टेलीफोन उठाया, हेलो बोला। बात का जनरली आपने नोटिस किया है ये बात कि अगर आप हेलो बोलते हो, रिसीविंग साइड पे कोई जैसे आवाज आती है कि यार दोबारा रिपीट करो, मुझे ना तुम्हारी आवाज नहीं आई, समझ नहीं आई, ठीक है। तो आप दोबारा हेलो रिपीट करते हो, ठीक है, होता है ऐसे। अब टीसीपी यूडीपी की एक और छोटी सी एग्जांपल मैं देना भूल गया। एग्जांपल तो नहीं, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। अगर इन केस डिवाइस ए डिवाइस बी को कोई डाटा सेंड कर रही है ना, और अगर रास्ते में एक पैकेट लॉस हो जाता है, ठीक है, ये डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है। अगर ये डिवाइस ए और ये डिवाइस बी, तो अगर ए और बी डाटा आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं, अगर ए का डाटा कहीं लॉस हो जाता है, तो अगर वो प्रोटोकॉल टीसीपी यूज कर रहा है इन केस, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैकेट को दोबारा रीजनरेट करेगा, रीजनरेट करने के बाद दोबारा सेंड करेगा, ठीक है। यूडीपी कहता है मुझे इस बात से कंसर्न नहीं है कि क्या मेरे पैकेट यहाँ लॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आई डोंट केयर, आई जस्ट नीड टू सेंड द डाटा टू डिवाइस बी, ठीक है। तो यूडीपी का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो अगर आप टेलीफोन की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो जनरली आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं कि दोबारा बोलो, मुझे आपके बात की ना समझ नहीं आई, ठीक है। तो आपको खुद से दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है। आपके बिहाफ पे सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है, आपको खुद वो रीजनरेट करना पड़ रहा है। डेट्स वाई यूडीपी क्योंकि एक फास्टर सर्विस है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम हेलो बोले, सबसे पहले एच की एक्नॉलेजमेंट जाए, फिर वो कि हाँ मुझे एच मिल गया, अब ई मुझे सेंड करो, फिर आप ई सेंड करो, ई की एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अगर आप इस तरह बोलोगे ना, तो आपको हेलो इस कदर लंबा और चौड़ा करके मिलेगा ना, मतलब हेलो ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसी कम्युनिकेशन ही चाहेंगे जो कि टेलीफोन की सर्विस है वो टीसीपी बेस हो, ठीक है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि जो टेलीफोन की सर्विस है वो यूडीपी हो, क्योंकि हमें उस जगह पे स्पीड चाहिए। तो स्पीड हमें उसी सूरत में मिलेगी जब हम यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे। इन केस अगर आपका डाटा लॉस हो गया तो हो गया, आपको खुद रीजनरेट करना पड़ेगा, आपको सिस्टम खुद करके नहीं देगा। इज दैट क्लियर? यार लाइट ऑफ थी, अब इशू नहीं है, आप देख लें इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें एंड देन फिर प्रेजेंट लगा देगा, लेक्चर पूरा देखिएगा। पोर्ट फॉरवर्डिंग में टीसीपी यूडीपी दोनों यूज होते हैं। यार पोर्ट फॉरवर्डिंग एक अलग चीज है। पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और आपके पास लाइव आईपी है, या आपकी अटेंडेंस मशीन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि पोर्ट फॉरवर्ड कर दोगे। खैर इसका कॉन्सेप्ट एक अलग चीज है। पोर्ट फॉरवर्ड खैर टीसीपी प्रोटोकॉल्स भी यूज करती है, यूडीपी प्रोटोकॉल्स भी यूज करती है। मैं आपको कभी पोर्ट फॉरवर्ड करके भी दिखाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि पोर्ट फॉरवर्ड क्या होती है। ओके नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ, सो आई होप कि आपको टीसीपी यूडीपी क्लियर हो गया। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टीसीपी 3-वे हैंडशेक, ठीक है। पीसीए ने पीसीबी को डाटा सेंड करना है, टीसीपी की कम्युनिकेशन यूज हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टेढ़ा है, आपको समझने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, टाइम क्या हो गया बाय द वे, ओके 5:33। सबसे पहले पीसीए पीसीबी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। ये पीसीए है और ये पीसीबी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सबसे पहले अगर किसी ने कम्युनिकेशन करनी है ना, वो टीसीपी 3-वे हैंडशेक को फॉलो करेंगे, ठीक है। टीसीपी 3-वे हैंडशेक को फॉलो करना है। सबसे पहले पीसी एक सिंक का पैकेट भेजेगा, सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट भेजेगा। यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ सपोज करें आप 100 लिखते हैं, अगर नेक्स्ट लेक्चर में अगर मौका मिला तो मैं आपको जरूर कैप्चर करके दिखाऊंगा, बल्कि मैं शहरियार सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली कैप्चर पैकेट करके दिखाएं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं तो कैसे टीसीपी 3-वे हैंडशेक कैसे कैप्चर होती हैं, इसके लिए एक टूल होता है वाइट शार्क, मैं वाइट शार्क का टूल यूज करूंगा। तो ये सीक्वेंस नंबर 100 है। एक्नॉलेजमेंट 0 है, इस 0 का मतलब है कि अभी किसी भी किस्म की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, या इसका ये मतलब है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम मेरे साथ कम्युनिकेशन करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। इस बात का मतलब ये है 0 का। और ये कंट्रोल टाइप क्या है, ये एक सिंक का पैकेट है, ठीक है। तो पीसीए ने पीसी2 को एक सिंक का पैकेट भेजा, एक 100 सीक्वेंस नंबर, दिस इज अ रैंडम नंबर एंड दिस नंबर कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि पीसीबी इसके साथ कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखें,
जब तक पीसीबी इस सीक्वेंस का एक्नॉलेजमेंट नहीं ना भेज देता, तब तक दोनों में कभी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है टीसीपी हमेशा एक्नॉलेजमेंट बेस है, उसको उसका क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अब पीसीबी पीसीए को सिंक सेंड कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, ठीक है। वो कहता है कि मेरा सीक्वेंस नंबर 300 है, ठीक है, 300 अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है, एक्नॉलेजमेंट उसने 101 भेजा है। इस 101 का क्या मतलब है? इस 101 का मतलब ये है कि तुमने जो मुझे 100 भेजा है वो मुझे मिल गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो तुम मुझे अगला पैकेट भेजोगे वो 101 भेजोगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है, 101 का मतलब ये है कि तुमने जो मुझे 100 सेंड किया है वो मुझे मिल गया। अब तुम मुझे अगला पैकेट जो सेंड करोगे ना वो 101 सेंड करोगे। और इस पैकेट टाइप की क्या टाइप है? सिंक का एक्नॉलेजमेंट। ये जो सिंक भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर पीसीए पीसीबी को क्या कहेगा? पीसीबी को कहेगा कि अब मैं तुम्हें 101 भेज रहा हूँ, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट 301 है, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 300 इसको मिल गया पीसीए को। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो पीसीबी सेंड करेगा नेक्स्ट पैकेट वो 301 सेंड करेगा, ठीक है। ये नीचे लिखी हुई है, जो मैंने लाइंस बोली हैं सारी लिखी हुई है। लेकिन आपको पता है कि एंड पे जो पीसी ए होगा ये एंड पे एक फिन का पैकेट भेजेगा। जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी ये एक फिन का पैकेट भेजेगा। फिन स्टैंड फॉर फिनिश। तो ये क्या कर देगी, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टीसीपी 3-वे हैंडशेक। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, होप सो आपको समझ में आ गई है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मेरी यूडीपी की कम्युनिकेशन है तो यूडीपी की कम्युनिकेशन कैसे होगी? क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकता है कि यूडीपी की कम्युनिकेशन में और टीसीपी 3-वे हैंडशेक का क्या रोल होगा? एक्नॉलेजमेंट जीरो रहेगी, एक्नॉलेजमेंट जीरो रहेगी। देखो, एक्नॉलेजमेंट जीरो रहने का क्या मतलब है? आगे ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो, यूडीपी कभी भी टीसीपी 3-वे हैंडशेक को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यूडीपी में हमें किसी भी किस्म की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ डाटा सेंड करेंगे। इट डजंट मैटर क्या वो पीसीबी को रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, हम सिर्फ डाटा सेंड करेंगे। तो यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन कभी भी टीसीपी 3-वे हैंडशेक के मॉडल को फॉलो नहीं करेगी। आई बिलीव आई एम क्लियर नाउ, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग से पहले एक विंडोइंग का कॉन्सेप्ट होता है। वेयर इज विंडोइंग? ओ आई थिंक मैं वो स्लाइड ऐड करना भूल गया। खैर, विंडोइंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको मैनुअल समझा देता हूँ पावर पॉइंट से, सॉरी पेंट से, ठीक है। अब विंडोइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज मैं हूँ और मेरे सामने शहरियार सर है, ठीक है। मेरे पास हाथ में मार्कर्स हैं, ठीक है, बोर्ड मार्कर्स हैं। अगर मैं बहुत स्पीड से शहरियार सर की तरफ सारे मार्कर्स फेंकना शुरू करूं तो बामुश्किल शहरियार सर सिर्फ 3-4 मार्कर्स कैच कर पाएंगे और बाकी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर आपके मार्कर्स नीचे गिर जाए, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, बहुत स्लो से शहरियार सर को मार्कर सेंड करना फेंकना शुरू करता हूँ। अब शहरियार सर क्या करेंगे, सारे के सारे मार्कर कैच कर लेंगे, कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा। अब एक विंडोइंग का कॉन्सेप्ट है, विंडोइंग का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। ये एक सपोज करें एक पीसी है, एक ये पीसी है। इस पीसी के डाटा सेंड करने की कैपेसिटी है 5 Mbps और इस पीसी के डाटा रिसीव करने की कैपेसिटी है 2 Mbps। अगर तो ये कम्युनिकेशन यूडीपी बेस है, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेशन यूडीपी बेस है, पीसीए कहता है मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि तुम्हारी 2 है या क्या है, मैं तो अपनी स्पीड के हिसाब से डाटा सेंड करूंगा। तुम कैच कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते ना करो, मुझे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं, मैंने तो 5 Mbps की स्पीड से ही डाटा सेंड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन है टीसीपी बेस, तो पीसीए कहता है कि मजबूरी है मेरी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारी स्पीड के बराबर आऊंगा। आल तो मेरी स्पीड 5 Mbps है, लेकिन मैं कभी भी 5 Mbps से डाटा सेंड नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले 2 Mbps की स्पीड पे आऊंगा एंड 2 Mbps की स्पीड से तुम्हें डाटा सेंड करना मैं स्टार्ट करूंगा।
ताकि तुम सारे के सारे पैकेट्स कैच कर लो और कोई भी ड्रॉप ना हो और मुझे हर एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिलती जाए। विंडोइंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आपने लिखा है। यूडीपी इज अ कनेक्शनलेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड दिस इज अ अनरिलायबल प्रोटोकॉल एंड ये टीसीपी 3-वे हैंडशेक को फॉलो नहीं करती। बिल्कुल ठीक है जी। अगर मुझे मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं नेक्स्ट चाह रहा हूँ। एक्सप्लिसिट वे यूज होगा, क्या मतलब इस बात का मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, विंडोइंग का बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। ओके, विंडोइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। विंडोइंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन है और इसकी स्पीड अगर 5 Mbps है, इसकी स्पीड 2 Mbps है, तो ये पीसी 5 Mbps की स्पीड से डाटा सेंड करेगा। इसको परवाह नहीं होगी क्या ये वाला पीसी पकड़ पा रहा है 5 Mbps स्पीड से पैकेट्स या नहीं। ठीक है, अगर तो आपकी कम्युनिकेशन टीसीपी बेस है, पीसी ये कहेगा कि मैं सबसे पहले तुम्हारी स्पीड के बराबर आऊंगा, मतलब 2 Mbps स्पीड के बराबर आऊंगा और 2 Mbps स्पीड से डाटा सेंड करना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे एहसास है क्या तुम पैकेट्स कैप्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बता रहे कि मुझे पैकेट मिल गया, अगला सेंड करो। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से कम्युनिकेशन होगी। सो होप सो आपको विंडोइंग भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या सेशन लेयर, इसको आप सॉफ्ट लेयर्स बोलते हो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था सर क्यों बोलते हैं सॉफ्ट लेयर्स। ठीक है, तो याद रखो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है ना, वो हमेशा इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें सॉफ्टवेयर की होती है, वहां कभी भी हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। चाहे आप अपनी एप्लीकेशन देख लो, आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर देख लो, आपकी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपकी सेशन लेयर देख लो, आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को आप कहते हो इंटरमीडिएट लेयर। ठीक है, या इंटरमीडिएट लेयर। तो इंटरमीडिएट लेयर ये होती है, और जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है, आप इसको बोलते हो हार्ड लेयर। ठीक है, तो आप इसको हार्ड लेयर बोलते हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ लेयर जो कि सॉरी सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ लेयर जो कि आपकी सॉफ्ट लेयर्स और हार्ड लेयर्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन पैदा करती है, वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है, इंटरमीडिएट लेयर है जो कि आपकी सॉफ्ट लेयर्स को हार्ड लेयर्स में आपस में इंटरेक्शन या कनेक्ट करवाती है, उसको आप क्या कहते हो, ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा अपनी जो करती है, डिसाइड करती है, वो पोर्ट एड्रेस की बेस पे करती है। तो ये क्या होता है कि जो याहू का डाटा आता है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके इकट्ठा हो जाता है, नेटअकैड का डाटा भी एक जगह ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके इकट्ठा होता है, एंड फेसबुक का डाटा भी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये आपका डाटा इकट्ठा हो गया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग है। तो अब डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, एक सेकंड वेट करिएगा, मेरे पास नहीं पीस। ओके, सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि जितनी भी आपका सेशन से डाटा आ रहा है, मुख्तलिफ सेशन से डाटा आ रहा है, वो सिर्फ एक जगह आके इकट्ठा होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर अपने एल्गोरिथम के हिसाब से जो याहू का डाटा आ रहा है वो याहू के सर्वर पे भेज देगा, जो netacad.com का डाटा आ रहा है वो netacad के सर्वर पे भेज देगा, और जो फेसबुक का डाटा आ रहा है वो फेसबुक के सर्वर्स पे भेज देगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि याहू का डाटा जो है netacad पे लीक हो जाए या facebook.com का डाटा yahoo.com पे लीक हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग का और डीमल्टीप्लेक्सिंग का। एंड मैं अगेन अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाऊंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि आई थिंक आपको इस पॉइंट की समझ आ गई। यू नो व्हाट इज अ सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, यू नो व्हाट इज अ टीसीपी 3-वे हैंडशेक, यू नो व्हाट इज अ विंडोइंग, you know the PDU of the transport layer is a segments, you know what is a multiplexing, you know what is a demultiplexing, and you know what is a addressing। अच्छा, जो एड्रेसेस यूज होते हैं ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो हमेशा पोर्ट नंबर यूज होते हैं। जैसे अगर मैं टेलनेट की बात करूं तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि, सॉरी प्रोटोकॉल तो नहीं कह सकते इसको, यूटिलिटी है जो कि पोर्ट नंबर 23 पे यूज होती है। ठीक है, इसी तरह आपका SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका पोर्ट नंबर आई थिंक 25 पे यूज होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका एक है
FTP जो कि आपका पोर्ट नंबर 21 और 20 पे यूज होता है, ठीक है। और आपका SSH है जो कि पोर्ट नंबर 21 पे यूज होता है। मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट पोर्ट यूज होती हैं। खैर ये आपको जैसे जैसे कोर्स में आगे जाते जाएंगे आपको इन पोर्ट्स का खुद ही पता लगता जाएगा। अभी बहुत सारी ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ये आपका होप्स हो कि आपकी 4 लेयर्स कंप्लीट है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शहरिया सर आपको नेटवर्क लेयर पढ़ाएंगे, डाटा लिंक लेयर पढ़ाएंगे एंड फिजिकल लेयर पढ़ाएंगे। लेकिन वो पढ़ाने से पहले शहरिया सर आपको IPv4 पढ़ाएंगे, आपको सबनेटिंग पढ़ाएंगे, आपको IPv6 पढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक नेटवर्क लेयर आप तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको नहीं पता कि IP एड्रेसेस क्या है, सबनेटिंग क्या है और IPv6 एड्रेस क्या है, मैक एड्रेसेस क्या है। तो आप तब तक जज नहीं कर सकते जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम IPv4 पढ़ेंगे, IPv6 पढ़ेंगे एंड सबनेटिंग पढ़ेंगे। हाँ, स्लाइड्स में आज शेयर कर दूंगा आपको सब। एक्चुअल में आप कह रहे हैं मोबाइल पे लग होगी, नहीं मोबाइल पे लग नहीं होती, ये एक्चुअल में डिवाइस आप कह सकते हैं। जी, जो ट्रांसपोर्ट होती है ये एंड टू एंड ही बेचती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर 3-वे हैंडशेक काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, स्टूडेंट्स उसका पूछ रहे हैं एक दफ़ा ना। TCP 3-वे हैंडशेक सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर TCP 3-वे हैंडशेक क्या होती है कि जो PC1 है PC2 है, अगर ये TCP बेस्ड कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो PC1 सबसे पहले एक सिंक का पैकेट भेजेगा कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो सिंक का यहाँ नंबर होता है, वो कोई भी डाल सकता है, लेट्स सपोज 100 डाल देगा, ठीक है। वो एक्नॉलेजमेंट अभी 0 रख रहा है, उसको इस बात की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा क्या PCB वाकई मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। इस तरह के एक साइबर अटैक्स भी होते हैं। मोस्टली हैकर्स क्या करते हैं, एक सिंक के पैकेट भेज रहे होते हैं डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए ना, वो हजारों सिंक के पैकेट्स भेज रहे होते हैं। कभी इस चीज को चेक करिएगा, ये DDoS अटैक आएगा। शहरियार सर कल आपको बता रहे थे DDoS अटैक के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, तो इस चीज को भी आप चेक करिएगा। तो PCB कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, PCA एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि PCB इसको क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा नहीं कहेगा। जब PCB एक्नॉलेजमेंट देता है ना, इस बात का ये मतलब है कि PCB इस टाइम तैयार है कम्युनिकेट करने के लिए। तो PCB एक्नॉलेजमेंट 101 भेजता है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा 100 वाला सिंक था ना वो मुझे मिल गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे अगला जो सिंक भेजोगे ना, सीक्वेंस नंबर भेजोगे, वो मुझे 101 भेजोगे, ठीक है। तो फिर इसी तरह ये 101 भेजता है, ये चेक करता है हाँ मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी 101 की, तो फिर अगला भेजो। इसी तरह पैकेट जाते रहते हैं। एट द एंड क्या करता है PCA PCB को एक फिन का पैकेट भेज देता है। तो जैसे एक फिन का पैकेट जाता है तो कम्युनिकेशन एंड हो जाती है हमारी। अच्छा, एक स्टूडेंट एक एपरटॉक के बारे में पूछ रहे थे। एपरटॉक एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। तो ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इसको किया था सिलेक्ट, तो अभी ये डिसकंटिन्यू हो सकता है। ये आपके इंटरकनेक्शन के लिए यूज होते थे, आपके पीसीस के, आपके वर्क स्टेशन के, ठीक है। यार ये 4-वे हैंडशेक का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। आई डोंट नो, कि मुझे नहीं लग रहा कि 4-वे हैंडशेक का कोई कॉन्सेप्ट होगा। आई थिंक TCP 3-वे हैंडशेक ही है। अच्छा, सफीर अली की एक पोस्ट आई है कि वीडियो बना दे के साइन अप कैसे करना है। ऑलरेडी एक अकाउंट हमने ऑलरेडी सेटअप करके लगाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, हमारी फेसबुक पे वीडियो अपलोड है। फिंक नहीं, फिंक नहीं यार, फिन FIN, फिन का पैकेट।
वो 4-वे हैंडशेक नहीं होता। अच्छा, आज का लेक्चर तो कंप्लीट है। अब थोड़ा सा शहरियार सर, क्योंकि कल स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें। सो माय नेम इज़ उमर शफीक, तो मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड इस टाइम मैं आईटी मैनेजर सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट फैसलाबाद में हूँ। डे टाइम मेरी ये जॉब है एंड नाइट टाइम में एक यूएस की कंपनी है जिन्होंने ऐसा मुझे नेटवर्क और सिक्योरिटी इंजीनियर हायर किया हुआ है, तो नाइट टाइम में मैं वो जॉब करता हूँ एंड आई हैव डन CCNP एंड लॉट ऑफ नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज। तो सिर्फ अगर आपको एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो आप कभी भी सिर्फ CCNA नहीं करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। आपको ईमेल पढ़ना है, आपको सिक्योरिटी पढ़ना है। हम जो यूएस में काम कर रहे हैं, हम लेटेस्ट फायरवॉल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको आप सिस्को मेरेकी बोलते हो। हम सिस्को मेरेकी यूज़ कर रहे हैं, ये क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स है। तो जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं हम क्लाउड बेस्ड यूज़ करते हैं। तो मेरी ग्रेजुएशन है BScs फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड 2016 टू 20, ठीक है, 2020। तो ये मेरा बैच था एंड अब से अब तक मैं नेटवर्क और सिक्योरिटी में हूँ। तो अब ओवर टू शहरियार सर। शहरियार सर, आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? तो ओवर टू शहरियार सर। श्योर सर, मेरा भी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड initially I have been working as an instructor with Salani Welfare Trust and as a teacher assistant also. और सेकेंडली उसके बाद मेरा MS है इन टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग एंड रिसेंटली अब मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो टेलीकॉम की कंपनी है जो कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है लाइक नेटल और जोंग एंड ट्रांसवर्ल्ड, इनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें नेटवर्किंग के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं। तो होपफुली ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रूफ होगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसमें। जो लैब्स हम स्टार्ट करेंगे और उसमें ये होगा कि आप उसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना क्या होगा लेक्चर के दौरान तो आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन है, स्टूडेंट्स नहीं सुनते, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, सर उमर भी इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि स्टूडेंट नहीं मानते बात को और करते यही है कि बस दिन में देख लिया और बस उसके बाद ख़त्म। तो कोशिश करें, रमज़ान का महीना है, खूब इबादत करें, खूब अपने आप पर मेहनत करें इस कोर्स के थ्रू और प्रूव करें कि आप जो हैं वो मतलब कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। बिल्कुल सर ने ठीक बात की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि कभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि आप CISSP सर्टिफाइड हैं, तो अभी तो CISSP सर्टिफाइड नहीं हूँ, लेकिन हम CCAI हैं। मैं और शहरियार सर दोनों CCAI हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये सिस्को के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। कि मतलब क्या करते हैं कि जो कि सिस्को के कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, सिस्को खुद रिकमेंड करता है कि सबसे पहले एक टेस्ट होता है सिस्को, फिर क्या करता है कि अपने ट्रेनर्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो हम सिस्को के ऑफिशियल ट्रेनर्स हैं, तो हम इस वजह से हमारे साथ जो टैग है वो CCAI का है, सिस्को सर्टिफाइड एकेडमी इंस्ट्रक्टर। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि शहरियार सर और मैं काफ़ी अरसे से दोस्त भी हैं, तो आपको भी आई थिंक ये बात पता होनी चाहिए कि मैं और शहरियार सर काफ़ी अरसे से दोस्त हैं। तो अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर इज ऑलमोस्ट डन। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट अस नो, वी आर ट्राइंग बेस्ट आउट। मैं इस चीज़ को ज़्यादा एंडोर्स करूँगा कि हम दोनों भी एक कोर्स में ही एक दूसरे से मिले थे और हमारी सिलेक्शन हुई थी उसके बाद एज ए टीचर इन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। तो आप भी इस कोर्स में अपने लिए कोई ऐसा मतलब फ्रेंड या ऐसा कोई कुलीग ढूंढने की कोशिश करें जिनका आपको जो है वो बेनिफिट हो और आप भी उनके लिए या नो डाउट शहरियार सर इज बेनिफिशियल साबित एब्सोल्युटली हो। राइट। तो अब हम होपफुल करने क्या जा अच्छा रहे हैं, सोचें और अच्छी उम्मीद रखें। बिल्कुल। अब सर करने ये जा रहे हैं कि हम कोशिश करें कि हम हवावे के कोर्सेज भी करें, क्योंकि हवावे इन फ्यूचर पाकिस्तान में अपना बिजनेस लेके आ रहा है, ठीक है। तो देर इज़ अ नीड कि हम पाकिस्तान में हवावे इंजीनियर्स निकालें, हवावे की सर्टिफिकेशंस करवाएं, हवावे की ट्रेनिंग्स करवाएं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो कि गुड स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिनका पिक करने की कैपेसिटी अच्छी है, जिनके नेटवर्क के कॉन्सेप्ट आते हैं, ताकि उनको हम ट्रेन करके हम उनको एज अ इंस्ट्रक्टर प्रमोट करवा दें। श्योर सर, ये ज़रूरी भी है। उसकी रीज़न ये है कि हुआवे जो है चाइनीज़ कंपनी है और वो पाकिस्तान में इक्विपमेंट जिस तरह प्रोवाइड कर रही है ना, वो मतलब कॉस्ट को मतलब इग्नोर करके वो मतलब आपको
कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है कि उनके कोर्सेज लोग करें, सीखें, उनको उनका इक्विपमेंट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो और सिस्को को वो कम्पीट कर सकें। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में कि उनका इक्विपमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू सर मोस्टली जो गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें हवावी टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेकिन एनीवे मैं आपको बहुत क्लियर कट में बता दूं, बिकॉज मैं यूएस में जॉब कर रहा हूं, तो यूएस में हम कभी भी हवावी यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ हवावे बैन है। तो सो अनफॉर्चुनेटली हम हवावे वहाँ यूज नहीं कर सकते। नो डाउट हवावे की फायरवॉल मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा हवावे की फायरवॉल रिकमेंड। बहुत सारे ड्रॉबैक सिस्को में भी हैं, आल्दो हम सिस्को का कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिस्को की भी फायरवॉल कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं डिपेंड करूंगा कि आप चेक पॉइंट 40 गेट फायरवॉल्स, इस तरह की जो फायरवॉल्स हैं वो आप यूज करें। एक और फायरवॉल थी, उसका यार मेरे माइंड से स्किप हो गया नेम उसका, खैर जब आएगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कभी सेशन मौका मिला ना आपके साथ, कभी एक फायरवॉल का भी सेशन करेंगे कि पीएफ सेंस फायरवॉल आप कैसे बनाएंगे, या 40 गेट, चेक पॉइंट, पोलो आल्टो या पोलो आल्टो। सो अगर आप सबसे एक्सपेंसिव फायरवॉल पूछें कि कौन सी है, तो दो फायरवॉल सबसे एक्सपेंसिव है, एक पोलो आल्टो और एक चेक पॉइंट। और ये हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती, बल्कि अमीर से अमीर कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जनरली आप बोला जाता है कि उसके बारे में बैंकिंग सेक्टर जो है वो पोलो आल्टो और चेक पॉइंट्स तरीके की फायरवॉल यूज करती हैं। क्या सिस्को में रखी तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम यूएस साइड पे भी सिस्को में रखी यूज कर रहे हैं, पूरी पूरी क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स है। तो स्विचेस भी में रखी के हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खैर कभी सर्च करिएगा सिस्को में रखी क्या चीज है। हाँ बिल्कुल। अब एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता जाऊं कि जो नेट अकेड के एग्जाम्स हैं, आपके एग्जाम्स होंगे, आपको एग्जाम्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं मैं आज नहीं खोलूंगा, नेक्स्ट वीक में ओपन करूंगा आपके एग्जाम्स, ताकि वो एग्जाम्स भी आप कर लें। एग्जाम्स आपने कैसे देने, मैं आपको एक डेमो भी देकर दिखा दूंगा ना वीडियो में, लाइव तो नहीं, खैर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। अपने एग्जाम कैसे देने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। सो आपने इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी, एग्जाम कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं और क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है। आई थिंक के सब कुछ क्लियर है। अटेंडेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस आप कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर और साथ प्रेजेंट लिख दें, देन फिर हम इसको कर लेंगे। आपके पास नेट अकेडमी हमने इनरोल कर दिया, तो नेट अकेडमी पे आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा, स्टडी मटेरियल। तो अगर आप करते हैं तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। नहीं यार 40 गेट नहीं पढ़ा रहा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब बिल्कुल ठीक बात है, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जो भी फायरवॉल्स आ रही है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स ही आ रही है। ये जिन्होंने भी पूछा है, सिस्को की नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जो मेरैकी है वो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। लीगल तरीका ठीक है, लीगल तरीके से पढ़ेंगे। यस, पीएफ सेंस एक ओपन सोर्स फायरवॉल है, इसका कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं है। जो 40 गेट है इसकी भी लाइसेंस की कॉस्ट है, एएसए की भी लाइसेंस की कॉस्ट है, चेक पॉइंट, पोलो आल्टो सब की लाइसेंस की कॉस्ट है। लेकिन जो पीएफ सेंस है ये एक ओपन सोर्स फायरवॉल है, इसकी किसी भी किस्म की लाइसेंस की कॉस्ट नहीं है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर है, अगर उसको किसी भी किस्म के कोई इश्यूज हैं, ग्रुप में पोस्ट कर दें, हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो क्यूरी है वो भी सोल्व कर दें, एंड देन आप करें, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन कर सकते हैं। यार फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल एक आपकी डिवाइस है जो आपकी डायरेक्ट इंटरनेट की दुनिया से आने वाली ट्रैफिक इंटरनल बाहर ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अगर मैं आपको फायरवॉल अभी तो नहीं, खैर अभी क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया, अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूंगा फायरवॉल क्या होती है। एक्चुअल में इसमें जोन्स होते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा कभी फायरवॉल ना, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे फायरवॉल का। फायरवॉल समझ ले एक आग की दीवार है जो कि बाहर आने वाली ट्रैफिक, जो बाहर से ट्रैफिक आ रही है इंटरनल, उसको ब्लॉक करती है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, क्योंकि फायरवॉल इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आप फायरवॉल के जरिए आईपीसेक वीपीएन टनल एस्टेब्लिश करते हैं अपनी दो ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, ओपन वीपीएन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें रूल्स ऐड कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। एनीवेज सो लेक्चर इज ओवर, वाइंड अप करते हैं इसको। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो फेसबुक पे ज़रूर पोस्ट करिएगा। सो आई थिंक डेट्स ओवर। शरिया सर ठीक है, लेक्चर ओवर है हमारा, आप काइंडली वाइंड अप करवा दें लेक्चर। यस सर, ऑलमोस्ट जिसकी कोई क्यूरी होगी वो फिर हमने जैसे बताया कि वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रुप में, तो उसको फिर अप्रूव भी कर देंगे ताकि उस पर कोई डिस्कशन हो सकती है, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाएगा उसके रिलेटेड। और जो जनरल क्यूरीज होंगी वो जिस तरह सर ने बताया कि एक वो गूगल का फॉर्म बना देंगे, वहाँ पे आप अपनी क्यूरी डाल दें कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं अपने नेट अकेड के अकाउंट के रिलेटेड, ठीक है। तो इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। ओवर टू यू सर। या ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।